चलो भाई। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। बताना आप लोगों को विजिबल है या नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास भी पढ़ना था क्या हमें? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैंने लिया है थोड़ा सेंटर ऑफ मास वाला पोर्शन भी। लेकिन कोलिजन वाला पार्ट तो आ गया ना समझ में? वो तो कर लोगे ना तुम लोग खुद से, बाकी यस क्वेश्चंस सर। वगैरह। ठीक है, तो कल मैंने जो आप लोगों को बताया था, थोड़ा आइडिया दिया था कोलिजन का, वो आप लोगों को हेल्पफुल तभी होगा जब आप उस पर कुछ सवाल सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये क्लासेस आपकी बेसिकली दो चीजें कवर कर रही हैं। कुछ टॉपिक्स आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो उनका एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे आपको। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं, या मुझे एक दो बच्चों ने बोला भी कि सर नोट्स डिस्कस करने की ऐसा जरूरत नहीं है, बट मुझे पर्सनली लगता है कि जरूरत है। क्योंकि ये जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, यूट्यूब वगैरह पे भी मिल जाएंगे, है ना। आप लोगों को वीडियोज भी मिल जाएंगे, सब चीजें मिल जाएगी। लेकिन दिक्कत आती समझने में, राइट। मेरे हिसाब से जरूरी है कि हम थोड़ा सा डिस्कस करके आगे चले ना, स्पेशली उन चैप्टर्स का जो कि हमने एक बार भी नहीं पढ़े हैं, या जो हमने थोड़े कम पढ़े हैं, स्पेशली जैसे 11th के चैप्टर्स हो गए, है ना। तो 11th के चैप्टर्स आपको इतने अच्छे से नहीं आते हैं। 12th के चैप्टर्स आप एटलीस्ट 2 बार अच्छे से पढ़ चुके हो, तो 12th वाले चैप्टर्स में प्रैक्टिस ज्यादा होगी, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा होगी, नोट्स का डिस्कशन कम होगा। ठीक है, तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये वाला चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आता है, भले ही 11th का चैप्टर है पर मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो आप उसकी क्लास स्किप कर सकते हो, या फिर आपको प्रैक्टिस के लिए आना है तो आप आ सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, बट टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है अपना, बिल्कुल भी, बहुत प्रेशियस टाइम है ये। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। बेसिक आइडिया आपको मैंने कल दे दिया था सेंटर ऑफ मास का, जहां तक मुझे याद है आप लोगों ने समझा भी था थोड़ा बहुत, है ना। कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, जिस पॉइंट पे हम अज्यूम करते हैं कि पूरी जो बॉडी है उसका मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा। या और बढ़िया तरीका समझने का ये है कि आप जिस बॉडी पे आपकी, मतलब जिस पॉइंट पे आप अपनी बॉडी को बैलेंस कर सको, उस पॉइंट को आप बोल सकते हो कि वो आपकी बॉडी का क्या है, सेंटर ऑफ मास है ना। पॉइंट ऑफ बैलेंसिंग आप बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो? बोलो भाई। पॉइंट सिंह। पॉइंट ऑफ बैलेंसिंग है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपने ये टॉय देखा होगा कहीं पे, एक छोटा सा ऐसे पिरामिड है, उसके ऊपर एक जो है बर्ड की बीक से उसको बैलेंस किया हुआ है। एक छोटा सा पिरामिड है जस्ट टू गिव अ बेस, बेस देने के लिए, और उसके ऊपर आपने एक बर्ड की बीक को रखा हुआ है। और ये बीक, ये जो पूरा बर्ड है, ये गिर भी नहीं रहा है, बैलेंस हो गया है ये पूरा, है ना। अब देखने में तो थोड़ा अजीब लगता है कि यार कैसे बैलेंस हो जाएगा, इतना बड़ा बर्ड जो है वो कैसे बैलेंस हो जा रहा है एक छोटी सी बीक पे अपनी, है ना। लेकिन ये कहना वैलिड होगा कि इसका सेंटर ऑफ मास होगा इस पॉइंट पे जहां से इसको रखा हुआ है, राइट। समझ में आता है सबको? यस सर। यस सर। तो इसको डिजाइन इस तरह से किया हुआ होगा कि इसकी जो, जैसे ये जो फिन्स हैं, ये जो सॉरी, ये जो विंग्स हैं, ये इतने बड़े बनाए हैं, इनका वेट ज्यादा रखा है, और इनको डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से करा है कि इसका जो मास है अधिकतर, जो मैक्सिमम मास है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है ना। पीछे की तरफ इसका मास जो है इस पोर्शन का वो कम है, और इस वाले पोर्शन का मास थोड़ा ज्यादा कर दिया है दोनों तरफ से। तो वो मास अपने आप आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो जिस पॉइंट पे हम बैलेंस कर सकते हैं, जो सेंटर ऑफ मास बोला जा सकता है। तो अगर आपने उस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया तो आप बेसिकली बैलेंस कर लोगे किसी भी चीज को। ये तो तुमको पता भी होगा चीजें। अगर आप किसी भी बुक को बैलेंस करने का ट्राई करते हो, खेलते थे ना बचपन से बुक्स में, ऐसे घुमाते भी थे बुक को, याद आ रहा है किसी को? ऐसे फिंगर पे बुक रख के ऐसे घुमाते भी होंगे, यस तुमने सर। देखा होगा, है ना, बचपन में किसी, यस सर। तुमने खुद ने भी किया होगा कभी। ठीक है, तो वो आप इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आप बेसिकली सेंटर ऑफ मास के अराउंड उसको घुमा रहे हो। ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे भी सही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर आप मान लो सेंटर ऑफ मास से आपका एक्सेस पास कर रहा है और उसके अबाउट आप रोटेट कर रहे हो, तो आप बहुत एफिशिएंटली रोटेट कर सकते हो, गिरेगा नहीं वो, है ना। सेम कॉन्सेप्ट में अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करें, तो अगर आपको बैलेंस भी करना है ना, देखा होगा बास्केटबॉल या फिर बुक को, कॉपी को बैलेंस करते हुए किसी को ऐसे फिंगर पे, है ना। तो वो हम कब कर पाते हैं, जब हम उसको सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई कर रहे होते हैं इस फोर्स को। क्या ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। ठीक है,
तो आपको आइडिया दे रहा हूं मैं बेसिकली कि सेंटर ऑफ मास होता क्या होगा, ये फिजिकल अंडरस्टैंडिंग है। बाकी हमारे काम जो आएगा वो आएगा फॉर्मूला, जो मैं अभी बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज सेंटर ऑफ मास में समझने की है कि मान लो जैसे कोई ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ना, हॉलो है ये अंदर से, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है या हॉलो, कुछ भी बोल लो, स्फेयर बोल लो, क्रॉस सेक्शन बोल लो उसका, है ना, या कोई हॉलो डिस्क, ये कोई डिस्क तो नहीं होगी, पर कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जो कि अंदर से हॉलो है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा बच्चों वो लाई करेगा अंदर ही। अब ये एग्जांपल इसलिए लिया गया है ताकि आपको समझ में आए कि जरूरी नहीं है कि जहां पे सेंटर ऑफ मास है वहां पे मास भी प्रेजेंट हो। अजीब बात है सुनने में, है ना, सुनने में अजीब लगता है कि यार कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका सेंटर ऑफ मास जिस पॉइंट पे है वहां मास ही नहीं है, वो ऑब्जेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वहां पे उसका सेंटर ऑफ मास हो। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करने पे उस बॉडी को बैलेंस किया जा सकता है। तो ये बात तो तुमको भी समझ में आ रही होगी कि अगर आप सी पॉइंट पे इस डायग्राम में फोर्स अप्लाई करोगे तो आपका ये जो जो भी ऑब्जेक्ट है इसको बैलेंस किया जाएगा, है ना, बैलेंस हो सकता है ये। इज दैट राइट? Yes, sir. Yes. Yes. एक और तरीके से इसको समझा जा सकता है, अगर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली लाइन पे अगर आप फोर्स लगाते हो, एफ फोर्स आपने लगाया है यहाँ पे, अगर आप ये फोर्स लगाते हो सेंटर ऑफ मास से पास होने होने वाली लाइन पे, तो आपका बॉडी केवल ट्रांसलेट करेगा, रोटेट नहीं करेगा। एक्सटर्नल फोर्स लगाया आपने, सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगाया है, उससे पास होने वाली लाइन पे लगाया है ना, ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये मूव करेगा आगे, ऐसे मूव करेगा आगे, इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा। उसको आप क्या बोलोगे? ट्रांसलेशन बोलोगे। अब भले ही ये राउंड ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी ये रोटेट नहीं करेगा, ये क्या करेगा? केवल ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेशन समझ में आता है सबको? Yes, sir. ट्रांसलेशन और रोटेशन में डिफरेंस समझ में आता है? रोटेशन मतलब घूमना, ट्रांसलेट मतलब आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो बेसिकली। ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, ठीक है। sir. तो ये सेंटर ऑफ मास समझने का एक और तरीका है कि अगर आप वहां से पास होने वाली लाइन पे या एक्सिस पे अगर आप फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नली, तो वहां पे आपका बॉडी रोटेट नहीं करेगा, ट्रांसलेट करेगा। ठीक है। अब एक और चीज से हम इसको समझ सकते हैं कि अगर मान लो तुम्हारा बॉडी किसी यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रेजेंट है, एग्जिस्ट कर रहा है। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज चेंज नहीं होनी चाहिए ना, पोजीशन के साथ में वेरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर उस केस में एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर सेंटर ऑफ मास पे ही से ही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी पास कर जाता है। यानी कि आप वेट फोर्स जो लगाते हो ना, वेट फोर्स जो अज्यूम करते हो, एफबीडी बनाते हो, एमजी फोर्स लगाते हो ना तुम, तो तुम उसको सेंटर ऑफ मास पे लगा सकते हो। ठीक है। यानी कि उस पॉइंट पे आपका बैलेंस हो रहा है फोर्स, कौन सा? फोर्स अप्लाइड ड्यू टू ग्रेविटी। ये बात समझ में आती है सबको? आप अज्यूम कर सकते हो कि वहीं पे वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है आपके फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं जो कि आपको काम भी आएंगी सवाल में। ठीक है। सवाल में काम आएंगी आपको ये अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको ये समझ में आती है चीजें तो। अब बात करते हैं फॉर्मूला की जिसका हमें यूज करना है हमारे एग्जाम में या पेपर में। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टी पार्टिकल सिस्टम की, क्योंकि वहीं से आपका सिंगल पार्टिकल या ड्यूअल पार्टिकल भी निकल के आ जाएगा। सिंगल पार्टिकल का तो खैर क्या लिखोगे, पर मल्टी पार्टिकल सिस्टम में आपका सब आ जाएगा। जैसे कि मान के चलो कि दो डायमेंशन में आपकी बॉडी एग्जिस्ट कर रही है, एक्स वाई डायमेंशन, और इनकेस अगर जेड भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें आपका जो बॉडी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, एज इन अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट मासेस में। या फिर आप ऐसे भी मान सकते हो कि आपने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रख दिए। ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने M1 M2 M3 तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रख दिए। उसके अलावा आपने डिफाइन ये भी कर दिया कि वो ऑब्जेक्ट्स ओरिजिन से कितने दूर है। और ये चीज कौन बताती है हमें? पोजीशन वेक्टर्स, है ना, R1 R2 R3, सबको समझ में आती है ये बात। ठीक है। तो ये तीनों पोजीशन वेक्टर्स हैं M1 M2 M3 के, R1 R2 R3। अब ये पूरा अगर एक सिस्टम होता, M1 M2 M3 का एक कंबाइंड सिस्टम होता, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता, वो हम निकालना सीख रहे हैं। तो लेट्स से कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई कर रहा है ना। अब कहाँ लाई करता, इसका मतलब ही यही है कि आपसे डिस्टेंस की बात हो रही है। क्या ये बात सबको समझ में आती है? Yes, sir. डिस्टेंस की बात, कहाँ आपसे पूछा जाएगा ना कि कहाँ हो आप अभी, मैं अगर यहाँ पे हूँ तो आप कहाँ हो, तो आप बताओगे सर मैं आपसे 100 मीटर दूर खड़ी हुई हूँ। तो उसका मतलब ये तो आप अपनी दूरी बता रहे हो ना, लोकेशन बता रहे हो अपनी। तो आप लोकेशन जब बताओगे सेंटर ऑफ मास की, तो ऑब्वियसली यू विल बी डिपिक्टिंग इट इन अ डिस्टेंस पैरामीटर, है ना, डिस्टेंस के पैरामीटर में आप बताओगे। तो लेट्स से कि सेंटर ऑफ मास आर सी वेक्टर दूर है ओरिजिन से, या उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो आर सी है, तो सवाल में आपको आर सी वेक्टर ही निकालना होगा।
कैसे निकालते हैं, मैंने कल वाली क्लास में भी थोड़ा आइडिया दिया था। आपको कुछ नहीं करना, इंडिविजुअली हर मास का मल्टीप्लीकेशन लेना है उसके पोजीशन वेक्टर से, उनको ऐड करना है और डिवाइड कर देना है टोटल मास से। ये आपको अपने आप सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर दे देगा या उसकी लोकेशन दे देगा, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3। इसमें याद दो चीजें रखनी है, एक तो ये रखना है कि आपको जो r1 r2 r3 आप ले रहे हो ये वेक्टर फॉर्म में है ना, वेक्टर्स हैं, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं बेसिकली, और डिवाइड करना है टोटल मास से। मास आपका नीचे डिनोमिनेटर में टोटल होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो आ गया आपका एक पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का। कई बार सवाल में आपसे कोऑर्डिनेट वाइज भी पूछ लिया जाता है कि ठीक है सेंटर ऑफ मास तुमने निकाल के दे दिया हमें, जो भी आ रहा होगा, लेकिन उसमें एक्स कोऑर्डिनेट बता दो आप। जैसे मान लो 2 3 1 ये पॉइंट आया तुम्हारा, है ना, कोऑर्डिनेट्स आए उसके, ये डिस्टेंस में आएगा वैसे तो, पर मैं कोऑर्डिनेट वाइज बता देता हूँ लेट से आपको कि 2 3 1 आया आपका कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आया है। अब तुमसे ये पूछ लेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना है सेंटर ऑफ मास का, तो आप बता सकते हो, वाई भी बता सकते हो, जेड भी बता सकते हो। ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. Yes, sir. आप 3 डायमेंशनल सिस्टम की बात कर रहे हो ना, आपकी केवल एक्स डायरेक्शन की, एक्स डायमेंशन की या वाई में थोड़ी बात कर रहे हो आप बात कर रहे हो 3 डायमेंशन, तीनों को इंक्लूड करके आप, क्योंकि मल्टी पार्टिकल सिस्टम है आपका, ठीक है, और तीनों डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहा है वो। तो आपका जो एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट होगा उसको भी निकाला जा सकता है। निकालने का तरीका सिंपल है, m1 मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उससे मल्टीप्लाई करो m1 को, m2 वाले को अपने वाले से करो और m3 को करो x3 से और डिवाइड कर दो टोटल मास से। सिमिलरली आप yc और z से भी निकाल सकते हो, इससे आपको इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे सेंटर ऑफ मास के। क्या यहाँ तक क्लियर है जो भी हमने पढ़ा अभी तक? Yes, sir. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना सीखना है बस क्वेश्चन के थ्रू, बाकी जो है बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये पूरा, ठीक है। अब बात करते हैं 2 पार्टिकल सिस्टम की। मल्टी पार्टिकल सिस्टम की तो हमने बात कर ली, 2 पार्टिकल का सिस्टम है, तो फिर क्या करेंगे? लेट्स से आपका m1 मास है और m2 मास है, दो अलग अलग, और उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है r, ठीक है। अब आपने बोला कि m1 और m2 को अगर मैं एक सिस्टम मान लूं, है ना, इंडिविजुअली तो m1 और m2 है ही सही मासेस, पर अगर उन दोनों का एक सिस्टम अज्यूम कर लूं तो कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास होगा उस पूरे सिस्टम का। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. है ना, ऑब्वियस बात है, हाई प्रोबेबिलिटी है और समझ में भी हमें आता है कि जो लाइन उन दोनों मासेस को ज्वाइन कर रही होगी ये सेंटर ऑफ मास उसी पे लाई करना चाहिए, है ना। सेंटर ऑफ मास जो है वो उन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग पे ही लाई करना चाहिए। आप वो निकाल भी सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने मज्यूम कर लिया अपने मन से, आप वो निकालोगे तो आपको आएगा कि वो दोनों की लाइन ज्वाइनिंग पे ही है, ठीक है। तो लेट्स से कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं लाई कर रहा था, जो कि r1 डिस्टेंस दूर तो था m1 से और r2 डिस्टेंस दूर था m2 से, ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा था। क्या ये बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ आपको? Yes, sir. ठीक है भाई, इसकी प्रोबेबिलिटी तो कम है ना कि m1 मास यहाँ पे है और m2 मास यहाँ पे है, और आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं लाई कर रहा है ना, m1 से भी दूर है m2 से भी दूर है। और अगर हो भी इन केस, मान लो हो, तो भी आपके फॉर्मूला से निकल जाएगा ना वो वैल्यू, क्योंकि आप फिर प्लस और माइनस अकॉर्डिंगली रख दोगे। क्या ये बात समझ में आती है सबको? आप Yes, sir. जो डिस्टेंस रखोगे वो साइन के साथ रखोगे तो वो अपने आप ही अकोमोडेट कर लेगा इसको, ठीक है। तो तुम्हें अभी बस एक जनरल एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ कि लेट्स से कि r1 डिस्टेंस दूर है COM आपका m1 से और m2 से r2, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों r1 और r2 निकालने का, वो बनेगा m2r अपॉन m1 प्लस m2। यानी कि अगर r1 निकालना है तो मास भी m2 लेना है और डिस्टेंस भी r2 लेनी है न्यूमरेटर में, और टोटल डिवाइड कर देना है मास से। और अगर r2 निकालना है तो m1 मल्टीप्लाई बाई r, सॉरी r2 नहीं, यहाँ पे r आएगा, माय बैड, पूरा डिस्टेंस आएगा आपका, और डिवाइड करेंगे टोटल मास से। और सिमिलरली r2 के लिए भी आप m1 को मल्टीप्लाई करोगे टोटल डिस्टेंस से और डिवाइड करोगे टोटल मास से। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी समझ सकते हो कि m1 r1 जो होगा ना वो m2 r2 के इक्वल होगा। तो ये एक सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने का भी तरीका हो गया। मान लो नहीं पता सेंटर ऑफ मास, तो फॉर्मूला लगाने के बजाय क्या करेंगे हम, अगर हमें डिस्टेंसेस पता है, हम अज्यूम कर सकते हैं मान लो कि भाई x डिस्टेंस दूर तो सेंटर ऑफ मास से m1 है
और अगर टोटल डिस्टेंस पता है तो आप ये बोल सकते हो कि भाई टोटल डिस्टेंस लेट से 10 मीटर थी, तो 10 माइनस एक्स डिस्टेंस दूर आपका m2 है। क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा Yes, sir. हूं? तो आप डायरेक्टली लिख दोगे कि m1 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू m2 इंटू 10 माइनस एक्स। ये समझ में आ रहा है सबको क्या लिखा है मैंने? Yes, sir. तो ये लोकेशन के लिए भी, लोकेट करने के लिए भी बहुत अच्छा तरीका है। तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए तरीके, मतलब दोनों आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन यहाँ देख लेते हैं। लेट से के एक्स वाई प्लेन में आपके दो मासेस रखे हुए हैं, 4 kg और 2 kg। एक तो ओरिजिन पे ही रख दिया तुमने, और एक उससे 5 मीटर दूर 2 kg मास आपने रख दिया है एक्स वाई प्लेन में। अब तुमने अज्यूम किया ऑब्वियसली कि सेंटर ऑफ मास जो इनकी लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर ही होगा, वो यहाँ कहीं है। यहाँ कहीं का मतलब r1 डिस्टेंस दूर है 4 kg वाले मास से। तो अगर मैं r1 निकाल लूं तो क्या मुझे सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पता चल जाएगा बच्चों? Yes, sir. ठीक है, 4 kg से कितना दूर है सेंटर ऑफ मास मुझे पता चल जाएगा, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला यूज करना है डायरेक्ट। r1 आपका हो जाएगा m2 इंटू आर, विच इज जो दूर वाला मास है m2 मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस जो दिया हुआ है 5 मीटर, 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय टोटल मास 4 + 2 6। क्या आंसर आया? 5/3 मीटर। 5/3 मीटर आया, ये डिस्टेंस है 5/3 मीटर r1। तो ऑब्वियसली आप इसके कॉस और इसका साइन कंपोनेंट निकाल सकते हो, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, या फिर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. बेसिकली मैंने इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाला है। आप किसी भी चीज की लोकेशन बताते हो तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही तो बताते हो ना, जो एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है। नहीं समझ में आई बात? अगर मेरा पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में है, कोई भी पार्टिकल है, मान लो यहाँ पे कहीं है, तो ये तो नहीं बोलोगे ना तुम कि केवल इसके पास एक्स दूरी ही होगी, एक्स डिस्टेंस ही होगी। ये बात सबको समझ में आती है कि इसके पास एक्स भी होगा और कुछ ना कुछ हाइट भी होगी, यानी वाई डिस्टेंस भी होगा, राइट? तो इसका आप जो कोऑर्डिनेट बताते हो x1 y1 करके ही तो बताते हो। x1 y1 पता चल गया मतलब पोजीशन पता चल गई इस पॉइंट की, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. बस, तो फिर वही तो करा है हमने यहाँ पे। हमने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इसलिए निकाला है ताकि हम पोजीशन बता पाए आपके सेंटर ऑफ मास की। सो दिस इज योर आंसर। 5/3 cos 37 बन जाएगा 4/3, और 5/3 sin 37 बन जाएगा 1। तो 4/3 1 इज द लोकेशन ऑफ योर सेंटर ऑफ मास। ये आपका आंसर है जो पूछा गया था ना, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स, उसका आंसर है। इज दिस अंडरस्टैंडेबल? समझ में आ रहा है सबको ये? Yes, sir. पक्का? आगे चले? Yes, sir. कूल, बेसिक आइडिया तुम्हें हो गया है। थोड़ा थोड़ा तुम आगे क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। अब एक केस लेते हैं जहां पे आपका सेंटर ऑफ मास निकालना है आपको कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अभी तक तो आप किसी पॉइंट में डील कर रहे थे, है ना? अभी तक आप क्या कर रहे थे? पॉइंट मासेस में डील कर रहे थे। अब आपको बोल दिया कि कोई बॉडी है जिसका की जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पूरे बॉडी के थ्रू आउट सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो अब आप कोई पॉइंट डायरेक्ट लोकेट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसको लोकेट करने का तरीका क्या है? लेट्स से कि ये एक जो रैंडम बॉडी है, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म जो भी बॉडी है ये, इसका टोटल मास है कैपिटल एम। टोटल मास तो गिवन होगा आपको पूरी बॉडी का, टोटल मास तो गिवन होगा ना। आपको सेंटर ऑफ मास निकालने की दिक्कत आ रही है। तो आप क्या करोगे? आप अज्यूम करोगे कि इस एम बॉडी में, एम मास की बॉडी में कोई पॉइंट है जो कि आर सी डिस्टेंस दूर है, आर सी पोजिशन वेक्टर है मतलब उस पॉइंट का, और वही आपका सेंटर ऑफ मास है। तो आप इसको निकालोगे कैसे आरसी को? आपको एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा डीएम, और उस डीएम एलिमेंट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब ये डीएम एलिमेंट लेट से कि आर पोजीशन वेक्टर दूर है ओरिजिन से, है ना, इसका लोकेशन जो है वो आर वेक्टर है, या आर डिस्टेंस बोल लो आप। ठीक है, तो आप करोगे क्या? ऊपर की तरफ आपने डीएम को मल्टीप्लाई किया आर से और उसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन जो होगा आपका ये आरडीएम का, ये थ्रू आउट द बॉडी होगा। ये आपको दे दिया जाएगा किस तरह से इंटीग्रेट करना है सवाल में। इसको डिवाइड करना है टोटल मास से। अब आप टोटल मास के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएम यूज कर सकते हो, या आप डायरेक्टली कैपिटल एम भी लिख सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डीएम भी कैपिटल एम ही होगा। ये समझ में आती है बात? Yes, sir. डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं हम इतनी देर से?
डिनोमिनेटर में क्या लिख रहे हो आप इतने टाइम से? टोटल मार्क्स। टोटल मास, है ना, ये बात याद टोटल। रखनी है। टोटल मास लिख रहे हो आप नीचे डिनोमिनेटर में, है ना। ये सब चीजें समझ में आए नहीं आए, आपको फॉर्मूले याद देना चाहिए, क्योंकि आप फॉर्मूले लगाना सीख जाओगे इसको पढ़ने के बाद एटलीस्ट। होता क्या है कि कई बार डेरिवेशन हमें अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है, बट ये बात भी ऑब्वियस है कि हमारे पास डेरिवेशन के टाइम नहीं है किसी चीज के लिए। तो फिर दूसरा तरीका जो है समझने का फॉर्मूले को, वो है कि फॉर्मूला पढ़ो समझते हुए कि फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे करना है, उसमें जो जो चीजें दे रखी है उनका मतलब क्या होता है, और फिर उसको अप्लाई करो सवाल में। 2 3 4 सवाल करने के बाद वो फॉर्मूला समझ में अपने आप आने लगता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं होता कि आपको डेरिवेशन के थ्रू ही समझ में आएगा फॉर्मूला। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। तो आपका फोकस होना चाहिए सवाल सॉल्व करने पे, इसलिए आपको ये चीज पढ़ाई जा रही है, बेसिक चीजें और समझाई जा रही है। तो अभी परेशान नहीं होना है, बस जो बता रहा हूं उसको पेशेंटली सुन लो और समझ लो। ठीक है, अगेन अगर आपको पोजीशन वेक्टर मिल गया है सेंटर ऑफ मास का, तो उस सेंटर ऑफ मास की ऑब्वियसली कुछ एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होंगे, और अगर जेड एक्सिस या जेड कोऑर्डिनेट भी एग्जिस्ट करता है तो उसका जेड कोऑर्डिनेट भी आप निकाल सकते हो ना। तो एक्स वाई फिर से एक्स डीएम अपॉन डीएम का इंटीग्रेशन, वाई निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम अपॉन वाई डीएम का इंटीग्रेशन। ठीक है, सिमिलरली आप जेड का भी निकाल सकते हो। आगे चले भाई। यस सर। यस सर। चलो, हमने इंटीग्रेशन यूज तब किया है जब कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये बात याद रखना। अब तुम्हें मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि बहुत सारी आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे, बहुत सारी बॉडीज होंगी, स्टैंडर्ड बॉडीज, जिनके सेंटर ऑफ मास आपको याद करने हैं। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आएगा अभी आगे, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। अब इनमें जो जो इंपॉर्टेंट होंगे ना, वो आपके सामने अपने आप आते जाएंगे जब आप सवाल सॉल्व करोगे। ठीक है, इनका डेरिवेशन बहुत लेंदी है, अगर हम इनमें से किसी भी एक भी चीज का डेरिवेशन करेंगे उसमें टाइम लगेगा, और सबके डेरिवेशन करोगे तो उसका कोई मतलब भी नहीं है। इवन अगर मैं आपको पूरी क्लास पढ़ा रहा होता तो भी मैं सारे सारे बॉडीज का डेरिवेशन नहीं कराता, क्योंकि मैं आपको 2 3 का करा के समझा देता, आप बाकी आप खुद से करते। ठीक है, तो डेरिवेशन हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपको याद जरूर रखना है। एटलीस्ट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए उनको तो याद रखना ही है। तो अगर जैसे हम बात करते हैं सेमी सर्कुलर रिंग की, सेमी सर्कुलर रिंग पता है सबको क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ी हुई है, रिंग पढ़ी हुई है ना, उसका आधा सेमी सर्कल, है ना, सेमी सर्कुलर रिंग हो जाता है। तो अगर आप समझो सेमी सर्कुलर रिंग के केस में सेंटर ऑफ मास, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटर है सेमी सर्कुलर रिंग का, भाई कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ ना कुछ सेंटर तो होगा ही, सही, ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो उस सेंटर से 2r/पाई, उस सेंटर से 2r/पाई, आर क्या हो गया इसका, ऑब्वियसली रेडियस हो गया आर, है ना। 2r/पाई डिस्टेंस ऊपर या दूर आपको मिल जाएगा सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास। इसी तरीके से आपको सेमी सर्कुलर डिस्क का भी याद रखना है, 4r/3 पाई होता है। हॉलो हेमिस्फेयर का भी याद रखना है, r/2 डिस्टेंस दूर होता है ना। सॉलिड हेमिस्फेयर का होता है 3r/8। आर्क, केवल आर्क की बात हो रही है अगर, तो आपके सेंटर से वो होता है r sin थीटा नॉट अपॉन थीटा नॉट। थीटा नॉट इज नथिंग बट द एंगल विच हैज बीन मेड बाय द आर्क, है ना। 2 थीटा नॉट एंगल बना रहा है अगर आपका आर्क पूरा सेंटर पे, तो थीटा नॉट उसका हाफ है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ये? यस आप सर। एंगल भी मेंशन्ड है और सेंटर ऑफ मास भी मेंशन्ड है, इसको याद करना और अप्लाई करने का ट्राई करना सवालों में। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, ऐसा मत सोचना कि सर ने 5 लिख दिए तो 5 ही है। कम से कम 10 15 20 बॉडीज हैं जिनके सेंटर ऑफ मास गिवन है मॉड्यूल में भी, और आपको आपने कभी ना कभी देखे भी होंगे, तो याद करने हैं सारे। ठीक है, यू नीड टू लर्न ऑल दोज सेंटर ऑफ मासेस, एटलीस्ट ट्राई टू रिमेंबर। उनके डेरिवेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक कुछ चीजें होती है ना जो याद करनी होती है, वैल्यूज जो होती है वो याद करनी होती है, तो ये वो चीजें हैं जो आपको याद करनी है, वैल्यूज हैं बेसिकली। सारी याद नहीं होती है कोई बात नहीं, बेसिक चीजें एटलीस्ट याद कर लेना। अगर आपको बेसिक भी याद नहीं होती है, उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। आपके सवालों में जो जो ऑब्जेक्ट्स, जो जो बॉडीज आती जा रही हैं, उनको एटलीस्ट लिख के याद कर लेना। क्या ये क्लियर है? यस यस सर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 20 याद नहीं हो रही है तो आप सारी ही छोड़ दे रहे हो, है ना, कुछ भी याद नहीं रखा है, ऐसा मत करना।
जितनी हो जाए उतनी बढ़िया है, सारी याद नहीं होंगी मुझे भी पता है, लेकिन ट्राई करना जो इंपॉर्टेंट है वो याद हो जाए, ठीक है। सेम गोज फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑल्सो। आगे चलते, सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का डिस्कस करते हैं। कोई बॉडी है नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि आपको नहीं पता कि मास डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। तो लेट्स से कि यहाँ पे आपने एक डिस्क ले ली, सेमी सर्कुलर डिस्क ले लिया आपने, ठीक है, जिसका आर रेडियस है। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं हम इसको, है ना। डिस्क सब समझते हैं, अंदर भी मास होगा, डिस्क में अंदर भी मास होता है, डिस्क समझते हो ना सब लोग। Yes, sir. ठीक है। अब तुमको पता है चार्ज डेंसिटीज के बारे में ऑल्सो, केजी पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो मतलब क्या दे रखा है यहाँ पे? Surface charge density. हाँ, मास पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है ना, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है लेट से आपको। इस सिग्मा जो डिस्टेंस के साथ में वैरी हो रहा है वो 2r के साथ हो रहा है ना, एक बेसिकली एक रिलेशन दे रखा है, कुछ भी दे सकता है वो। आपको ये पता है कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर उसको कुछ ना कुछ रिलेशन देना पड़ेगा चार्ज डेंसिटी का। बात समझ में आ रही है? वो आपको ये Yes. बताना चाह रहा है कि आर के हिसाब से चेंज हो रहा है सिग्मा, यानी कि अगर तुम r इक्वल्स टू वन लेते हो, r इक्वल्स टू वन लेते हो तो लेट्स से कि तुम यहां तक पहुंचते हो, तो ये बोलना चाह रहा है कि r इक्वल्स टू वन डिस्टेंस जो भी है ना आपके पूरे इस डिस्क की, उन सब पे एक सिमिलर तरह का मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो कि सिग्मा इक्वल्स टू 2 भी बोल सकते हो आप, 2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, इतना मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बात समझ में आ रही क्या बोलना चाह रहा हूँ, Yes, sir. है ना। आर इक्वल्स टू 2 पे 4 हो जाएगा, ये वैल्यू 4 हो जाएगा आर इक्वल्स टू 2 पे। तो वो यही बोलना चाह रहा है कि सिग्मा भी चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ, है ना, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कभी कभी सवाल में अगर नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो जाए, तो आपको सवाल पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि आप सिग्मा की एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं ले सकते। और ऐसी केसेस में जहां पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, हम अक्सर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। क्या करते हैं बच्चों? Integration. यहाँ पे भी हम वही करेंगे। लेट्स से कि आपका सेंटर ऑफ मास, जो कि यहाँ पे सिमेट्री से दिख भी रहा है हमें, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। दिख रहा है सबको सिमेट्री से कि वाई एक्सिस पे लाई कर सकता है। Yes, sir. तो दिस सेंटर ऑफ मास इज लाइंग ऑन वाई एक्सिस। तो हम वाई कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास का, अभी फॉर्मूला पढ़ के आए थोड़ी देर पहले। इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम हो जाएगा ये। डीएम को आप लिख सकते हो अब सिग्मा आर इंटू डी ए। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि सिग्मा तो होता है मास पर यूनिट एरिया। बोलो। Yes. Yes, sir. और यहाँ पे सिंस तुम डीएम मास की बात कर रहे हो, तो ये आ जाएगा आपका डीएम डिवाइडेड बाय छोटा एरिया, डीएम का एरिया डीए ले लिया आपने, है ना, कि डीएम मास जो है वो डीए एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, स्ट्रिप में एक डिस्ट्रीब्यूटेड है डीए डीए की। ऑल्सो सिग्मा, केवल सिग्मा नहीं है, सिग्मा वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ में, तो आप सिग्मा को लिखो उसके फंक्शन के साथ, यानी कि आर के साथ में वेरी कर रहा है, तो आपने सिग्मा आर लिख दिया। आप सिग्मा भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन सिग्मा आर लिखना थोड़ा क्लैरिटी को दर्शाता है। सिग्मा आर लिखने से हमें ये अच्छे से समझ में आ जाता है कि सिग्मा कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ में, तो इसलिए सिग्मा आर लिखना चाहिए। और आगे अभी काम भी आएगा, अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो इस तरह से डीएम को मैंने लिख दिया, डीए को मल्टीप्लाई करके, सिग्मा से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये बन गया डीएम इक्वल्स टू सिग्मा आर इंटू डीए। सिग्मा आर दे रखा है 2r के बराबर है, तो 2r लिख दिया। डीए क्या हो जाएगा, पाई आर डी आर हो जाएगा डिस्क के केस में। भाई पाई आर Yes, स्क्वायर sir. होता है आपका एरिया, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, Yes, sir. है ना। अब आर डिस्टेंस दूर, तुम्हारा डी आर डिस्टेंस का या डी आर लेंथ का आपने क्रॉस सेक्शन लिया है, तो डीए लिख रहे हो आप, एरिया नहीं लिख रहे हो जो पाई आर स्क्वायर लिख दोगे, है ना, डीए लिख रहे हो आप। तो डीए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। इसी चीज को मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो 2 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब आपका डीएम कंप्लीट हुआ है, अब आप डीएम को इंटीग्रेट कर सकते हो। ऑल्सो आपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि डिस्क के केस में 2r अपॉन पाई डिस्टेंस दूर सेंटर ऑफ मास होता है। लोकेशन जो होती है सेंटर ऑफ मास की इस बॉडी के लिए, वो होती है 2r अपॉन पाई। इसलिए हम y की जगह लिख रहे हैं 2r अपॉन पाई। क्या ये समझ में आया सबको? Yes, sir. तो इसलिए सेंटर ऑफ मास याद रखना पड़ेगा। अब ये जो सवाल है, मान लो यही एक सवाल होता, अगर ऐसा सवाल भी आ गया ना, बहुत अच्छा सवाल है, तो डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछता है नीट जनरली,
और इससे ज्यादा डिफिकल्ट तो वैसे भी नहीं आएगा। बट द पॉइंट इज, अगर ऐसा सवाल आ भी गया तो आपको सॉल्व कैसे करना है वो पता होना चाहिए। अब अगर तुम्हें पता है कि सेंटर ऑफ मास ऐसे ऑब्जेक्ट का, सेमी सर्कुलर डिस्क की बात कर लो या तो 2r/π डिस्टेंस दूर होता है, तो तुम इजीली कैलकुलेट कर पाओगे सेंटर ऑफ मास इस पूरे ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तब है ये। ऐसा मत बोलना कि सर जब ऑलरेडी पता है 2r/π है तो यही आंसर क्यों नहीं दे देते हम। समझ में तो आ रहा है ना सबको, क्यों नहीं दे पा रहे हैं इसको आंसर हम 2r/π को। 2r/π आंसर क्यों नहीं है तुम्हारा? ये तो ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास ही तो बता रहा है, वाई कोऑर्डिनेट ही तो बता रहा है सेंटर ऑफ मास का ये। सर नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, क्योंकि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता तो यही आंसर होता, पढ़ के भी आए हो आप ये। पर अगर सवाल में दे दिया नॉन यूनिफॉर्म, तो फिर कैसे बोल सकते हो आपके 2r/π ही डिस्टेंस होगा? तो फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अभी अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया हमने। ठीक है, तो उसका तरीका ये आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा इंटीग्रेट करके। अच्छा, 0 से r इंटीग्रेट होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 0 से आप स्टार्ट कर रहे हो और r डिस्टेंस तक आप जा रहे हो। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन के बाद आंसर आया 3r/2π। याद रख सकते हो, क्योंकि ये जो सेमी डिस्क है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया गया है इसका। याद नहीं रहता है कोई बात नहीं, याद रह जाएगा तो बहुत अच्छी बात। सर हाँ जी, आपने ऊपर वाली स्लाइड में बताया था सेमी सर्कुलर डिस्क 4r/3π, वो यूनिफॉर्म के लिए है। हाँ ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और जब नॉन यूनिफॉर्म स्पेसिफाई करेगा तब ये यूज करना है। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म स्पेसिफाई करेगा तब ये यूज करना है। ठीक है, फोर ठीक है आर सर। अपॉन थ्री पाई है ना, क्योंकि ये वैल्यू, दिस इज 4r/3π। ठीक यस है, सर। 4r/3π नहीं लिया है हमने नीचे, हमने कितना लिया है 2r/π। ठीक है, ये हमने लिया है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हम उसको ट्रीट भी सेमी सर्कुलर रिंग की तरह ही कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमको नहीं पता कि पूरा मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको हम सेमी सर्कुलर रिंग की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। अगर छोटे से डिस्टेंस पे भी आप जाओगे r=1 यूनिट पे, यू कैन इजीली राइट ना 2/π। ठीक है, उस पॉइंट पे तक तो आपका मास ही नहीं आएगा कुछ भी, तो आप सेमी सर्कुलर रिंग की तरह उसको समझ सकते हो, तो आप उसको ही अज्यूम करके डीएम के साथ में इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, ये आपको याद रहेगा ना अगर, तो ज्यादा इजी है, क्योंकि इस पे सवाल डायरेक्टली आएंगे, इसका डेरिवेशन नहीं आने वाला। इस पे सवाल जरूर आ सकते हैं, तो ट्राई करना कि आपको याद रह जाए। हाँ, ये जरूर याद रखना कि भाई सवाल में एग्जैक्टली कौन सी बॉडी का नाम दिया हुआ है। कई बार क्या है कि दिखता हमें जैसे रिंग की तरह है वो, और सवाल में लिखा होता है कुछ और। दिखता हमें डिस्क की तरह है, पर सवाल में लिखा होता है होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर और डिस्क सेम चीज नहीं है, ये बात आपको सवाल पढ़ के ही समझ में आएगी। अभी एक आध क्वेश्चन भी आएगा आगे, मैं आपका ये जो मतलब ये जो डाउट आ सकता है ना, ये क्लियर कर दूंगा आगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। कई बार आपके सिस्टम में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन कुछ और होती है और फाइनल पोजीशन कुछ और होती है। तो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कैसे निकालते हैं, उसका तरीका क्या है? अगर ऑलरेडी दिया हुआ है सेंटर ऑफ मास RC, जो कि आपको पता है कैसे निकालते हैं, m1r1 + m2r2 करके, है ना, और उस पॉइंट से कुछ डिस्प्लेस हो गया है सेंटर ऑफ मास, तो लेट से कि डेल्टा आरसी आपका नया डेल्टा आरसी आपका डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी, है ना, सेंटर ऑफ मास में डिस्प्लेसमेंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो डेल्टा आरसी से। तो वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर्मूला इसका बन जाएगा m1 डेल्टा r1 + m2 डेल्टा r2 अपॉन टोटल मास। ये डेल्टा r1 और डेल्टा r2 क्या है? डिस्प्लेसमेंट है सेंटर ऑफ मास की। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि भाई, सॉरी सेंटर ऑफ मास की नहीं, ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्टिवली। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2 kg 3 मीटर 2 मीटर से डिस्प्लेस हुआ है राइट साइड में, ये डिस्प्लेस्ड है। क्या है ये? डिस्प्लेस्ड है। और 5 kg 3 मीटर से डिस्प्लेस्ड है लेफ्ट साइड में। तो जो डिस्प्लेसमेंट है सेंटर ऑफ मास में वो कितना होगा? तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, डेल्टा XCM हो जाएगा m1 डेल्टा x1 + m2 डेल्टा x2 अपॉन टोटल मास। m1 की वैल्यू तो 2 है, डेल्टा x1 की वैल्यू है 2 मीटर, और डेल्टा x2 की वैल्यू है 3 मीटर। अब ये 3 मीटर जो आप लिखोगे ना, इसको साइन के साथ में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, तो सिंस आप राइट साइड वाले डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव ले रहे हो ऑलरेडी, तो आपको लेफ्ट वाले को माइनस ही लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप लेफ्ट वाले को भी प्लस ले रहे हो और राइट वाले को भी प्लस ले रहे हो। ये बात समझ में आई आपको? तभी आपको एग्जैक्ट पोजीशन मिलेगी, उसकी सही पोजीशन मिलेगी। नहीं समझ में आई बात? हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में ओरिजिन को रेफरेंस मानते हैं। अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव एक्स की वैल्यू मिलती है हमें, यस सर। और लेफ्ट जाते हैं तो नेगेटिव एक्स की वैल्यू मिलती है।
अगर हम दोनों को ही पॉजिटिव लेंगे तो +2 और -2 में डिफरेंस क्या रहेगा बेटा, दोनों पोजीशन सेम नहीं हो जाएगी? यस सर। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना है कि जब डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो आपको साइन के साथ में लेना है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू -3, है ना। ये -3 का मतलब बस ये है कि लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस हो रहा है सेंटर ऑफ मास, 5 kg वाले ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस हुआ है 3 मीटर से। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल 2 + 5, ये सॉल्व करेंगे तो आएगा -11/7 मीटर। इस -11/7 मीटर का रेलेवेंसी यही है कि सेंटर ऑफ मास जहां भी था उससे 11/7 मीटर लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो गया है। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। है ना। जब आप दो मासेस को शिफ्ट करोगे, डिस्प्लेस करोगे, तो उसकी वजह से जो नया सेंटर ऑफ मास है वो क्या आएगा, वो निकालने का तरीका है। सिमिलर तरीके से आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। सिंस आपको पता है आरसीएम क्या है, तो आप आरसी को डिफरेंशिएट करके टाइम के रिस्पेक्ट में वीसीएम निकाल सकते हो। मुझे नहीं लगता इसमें डिस्कशन की कोई जरूरत है, ये आपको पता है चीजें, है ना। यस सर। डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। और आप एक और बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी को, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को, या एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो सेंटर ऑफ मास का। ठीक है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो ये है कि जो नेट मोमेंटम होगा इस पूरे सिस्टम का, वो होगा टोटल मास विच इज डिनोमिनेटर का जो एडिशन आ रहा है, समेशन आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। जब बॉडी ट्रांसलेट करती है तो ऐसा माना जाता है कि ये बॉडी जिस वेलोसिटी से चल रही होगी, जिस स्पीड से चल रही होगी, वो स्पीड है सेंटर ऑफ मास की। ये मैंने कल भी बताया था शायद, जब आपको दिया होता है ना कि कोई बॉडी इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो बॉडी का वो, उसका कहने का मतलब ये है कि उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे उस बॉडी का कोई एक पार्टिकल होगा यहाँ पे और वो 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। ऐसा हो या ना हो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसा दे रखा है सवाल में तो उसका मतलब ये जरूर है कि वो सेंटर ऑफ मास है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। क्या ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। ठीक है। यस। जब आप नेट मोमेंटम लिखोगे वो भी आप क्या लिखोगे, m × VCM। सिमिलरली एक्सेलरेशन निकालने के बाद नेट फोर्स भी आप क्या लिखोगे, m × ACM। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, सिंस हमने मोमेंटम और फोर्स डिफाइन कर लिए हैं नेट, तो अब हम ये बोल सकते हैं, कुछ कंडीशंस हम लगा सकते हैं कि नेट फोर्स सिंस होता है dp/dt या नेट मोमेंटम का चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अगर एफ नेट 0 है तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, राइट। मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, नेट मोमेंटम को हम कांस्टेंट बता सकते हैं। अगर नेट मोमेंटम कांस्टेंट है तो मतलब सेंटर ऑफ मास एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखने में बहुत ही इजी चीज लग रही है या बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट लग रही है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर काफी सवाल सॉल्व हो जाते हैं। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। यहां तक समझ में आया सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट? यस यस सर। सेंटर ऑफ मास क्या होता है और सेंटर ऑफ मास को यूज कैसे करना है वो समझ में आपको आ गया होगा। बाकी हम आगे क्वेश्चन करेंगे कुछ, तो उसको थोड़ा क्लियर और कर लेंगे। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। जैसे कि आपने एक बार पढ़ा होगा मेरे से, रोटेशन की क्लास जिसने ली है पहले, एक रिवीजन क्लास लगाई थी शायद मैंने रोटेशन की, जिसमें कि थोड़ा बहुत आइडिया लिया था हमने, है ना। तो उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस थिंग टू मास। जैसे मास होता है वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। एज इन, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप कितनी तेज चला सकते हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए जो एफर्ट्स लग रहे हैं आपको, वो इस चीज पे डिपेंड करेंगे कि वो कितना भारी है, उसका मास कितना है। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस। तो बोलेंगे कि यार ये चेयर है, इस चेयर को तुम आगे की तरफ लेके चले जाओ, है ना, शिफ्ट करा दो, मूव करा दो। अब तुम उसको उठा के लेके जाते हो या धक्का मार देते हो, जो भी है, लेकिन तुम उस पर फोर्स लगा रहे हो और उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हो। बोलो हाँ या ना, है ना। यस। अब चेयर सिंस इतनी भारी नहीं होती जनरली जनरली, तो आपको इतना फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, इजीली यू कैन मूव। पर अगर आपको बोल दें कि कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ट्रक है ना, वो खड़ा हुआ है, ट्रक को तुम मूव करा दो धक्का मार के, तो तुम्हें एफर्ट लगेंगे ज्यादा क्योंकि उसका मास ज्यादा है।
तो सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे समझेंगे कि कोई बॉडी को घुमाने में कितनी तकलीफ होती है, कितनी समस्या आती है, या कितना इजी तरीके से आप घुमा सकते हो, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करता है उस बॉडी का। ठीक है, क्योंकि ये मास का एनालॉगस होता है। क्या आपको समझ में आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता होगा? यस Yes, sir. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा होगा तो घुमाने में ज्यादा दिक्कत आएगी, ये बात क्लियर है? Yes, sir. यस सर। रोटेशन और ट्रांसलेशन में ये डिफरेंस होता है, मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है वो हम समझ लेते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। डेफिनेशन तो हमको समझ में आ गई है कि होता क्या होगा, सिग्निफिकेंस उसका। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपने एम, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, पॉइंट मास ले लिया एम, आप बोल रहे हो कि एक एक्सिस के अराउंड अबाउट ये रोटेट कर रहा है, घूम रहा है ये, है ना, जो कि आर डिस्टेंस दूर है आपके मास से, या फिर एक्सिस से आपका एम मास दूर है आर डिस्टेंस दूर, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा इस एक्सिस का, वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर। दिस इज हाउ यू राइट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपका तब है जब आपका एक पॉइंट मास है। व्हाट इफ आपका एक पूरा बॉडी हो जिसे घुमाना हो, तो लेट्स से कि आपकी एक ये बॉडी है पूरी, कैपिटल एम मास बोल लो चाहे इसको, है ना, या फिर बोल दो कि कुछ होगा इसका मास, है ना, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएम भी आप बोल सकते हो। इसको आपको घुमाना है अबाउट एन एक्सिस, तो आप क्या करोगे, उस एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर एक छोटा सा डीएम मास अज्यूम कर लोगे, और उस डीएम मास का, उस डीएम मास को घुमाने के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वो आप निकाल लोगे। तो भाई कितना चाहिए, डी आई। कैसे निकालेंगे, वही एम आर स्क्वायर वाले तरीके से, डीएम इंटू आर स्क्वायर। अब ऑब्वियसली आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। तो ये जो डी आई है ड्यू टू दिस डीएम, इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो इधर तो बन गया आई, और इधर डीएम का इंटीग्रेशन इनटू आर स्क्वायर। अब डीएम का इंटीग्रेशन अगर कैपिटल एम आ रहा है, दे रखा है सवाल में, तो वो लिख देना। ठीक है, बट ये एक जनरल तरीका हो गया किसी यूनिफॉर्म बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है रोटेशन पढ़ने के लिए और समझने के लिए, लेकिन कई बार मुश्किल हो जाता है निकालना, या जिस एक्सिस के अबाउट आपकी बॉडी घूम रही है वो एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना मुश्किल हो जाता है, कि भाई उस एक्सिस के अबाउट घुमाने में कितनी दिक्कत आएगी, है ना, कितना इजी होगा या कितना मुश्किल होगा उस एक्सिस के अबाउट में, वो आपको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो आपको दो थ्योरम हेल्प करती है बहुत ज्यादा, विच इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करते हैं। लेट्स से कि आपकी ये जो बॉडी थी पूरी, है ना, इसको कुछ भी बोल लो, B1 बोल लो लेट्स से, इस B1 बॉडी का सेंटर ऑफ मास था C, गिवन था लेट्स से हम, और इसके अबाउट जो एक्सिस पास कर रहा था, पासिंग थ्रू C, उसको आपने बोल दिया IC। IC क्या है, द एक्सिस पासिंग थ्रू C, या सेंटर ऑफ मास, या फिर IC क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। समझ में आया सबको IC क्या है? Yes, sir. ठीक है, अब IC तो तुम्हें पता चल गया लेट्स से, लेकिन अगर तुमको ऐसा बोला कि यार मुझे इस बॉडी को आई के अबाउट घुमाना है, तुमने पूछा ये आई कहाँ है भाई, तो उन्होंने बोला तुमको कि डी डिस्टेंस दूर सेंटर ऑफ मास से, या सेंटर ऑफ मास के अबाउट थ्रू जो एक्सेस पास कर रहा है वहां से डी डिस्टेंस दूर है आई। अब तुम बताओ कि ये आई का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे कि मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके बताता हूं। आप बोलोगे कि आई जो होना चाहिए वो होना चाहिए आई सी, एज इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक है, m हो जाएगा आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और d हो जाएगा आपका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नाम में भी मेंशन्ड है, कि ये IC और I ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। अगर ये पैरेलल नहीं होंगे तो आप ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते। क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. आपका I ऐसे पास कर रहा है, ये IC तो लेट्स से कि ये बॉडी है, और ये IC ऐसे पास कर रहा है आपका, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में जा रहा है मतलब। लेकिन आपका जो आई है जिसके अबाउट आपको निकालना है वो ऐसे कुछ चला जाता है। अब पैरेलल तो नहीं है, ये दिख रहा होगा सबको, IC और आई पैरेलल है क्या? नहीं है, नो सर। तो फिर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते हो।
ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे केसेस में फिर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। अच्छा, हमेशा एप्लीकेबल होगी ये, अगर दो एक्सिस पैरेलल हैं यू कैन ऑलवेज अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ऑल्सो IC इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा सवाल में, है ना, कंफ्यूजन को बचाने में काम आएगा ये कि IC है क्या। ये बेसिक चीज है, मतलब बेसिक सबसे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि पैरेलल नहीं हो तो क्या करेंगे। तो लेट्स से कि एक बॉडी है जिससे पास हो रहे हैं दो एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है, I1 और I2, और तुम्हें बोल दिया कि इनके परपेंडिकुलर एक एक्सिस जा रहा है जो कि बॉडी से परपेंडिकुलर है, पास कर रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन से। एक प्लानर बॉडी ली XY एक्सिस में, XY प्लेन में, X कोऑर्डिनेट से पास करने वाले एक्सिस को तो लेट से तुमने बोल दिया I2, और Y कोऑर्डिनेट से पास करने वाले को तुमने बोल दिया I1। पर तुमको सवाल ने बोला कि एक ऐसा एक्सिस जो कि इनके परपेंडिकुलर जा रहा है ना, ऐसे Z एक्सिस पे लाई कर रहा है, समझ में आ रहा है सबको। एक ये पेज है और इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस जा रहा है। भाई I1 और I2 तो कैसे रह रहे हैं, इस प्लेन में रह रहे हैं, ये I1 है ये I2 है, लेकिन I3 कैसा है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे। तो इसके अबाउट कैसे निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलती है कि I3 हो जाएगा सिंपली I1 प्लस I2। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ये केवल प्लेनर या प्लेन लैमिनार ऑब्जेक्ट्स के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। प्लेन लैमिनार या कोई प्लानर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, उनके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है भाई। अरे समझ में आया, दोनों दोनों थ्योरम समझ में आई आप लोगों को। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम केवल ये फॉर्मूला है, लेकिन इनको यूज करना आना चाहिए, और इसका यूजेस जो है ना बहुत आसान कर देगा सवालों को जो आएंगे ना, क्वेश्चंस आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के। सर इसमें M मास है। हाँ जी, M इज मास, ओके सर। ठीक है। मैं डिस्कस भी करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे अप्लाई करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टैंडर्ड बॉडीज। अब देखो, जैसे एक रिंग है जिसका मास है कैपिटल M, इस रिंग का मास, तो इसके सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो mr² बन जाता है। अगर आपको ये पता है तो आप इस रिंग में अगर इसके सरकमफेरेंस से या r डिस्टेंस दूर कोई एक्सिस पास कर रहा है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको आ जाए, तो आप सीधे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दोगे। आप क्या बोलोगे कि mr² प्लस m इंटू d²। अरे यही होती है ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यस सर। अब d की वैल्यू क्या है, r ही तो है, बताओ, ये r ही तो है डिस्टेंस दूर, यस सर। r डिस्टेंस दूर से निकल रहा है ना ये एक्सिस, तो आपने सिंपल mr² प्लस mr² लिख दिया विच इज 2mr²। तो IC तो आपका mr² है, लेकिन I क्या है, 2mr²। ये समझ में आया सबको। यस सर। तो अब ये वाला तो एटलीस्ट याद रखना पड़ेगा, बाकी सब तो तुम निकाल लोगे, लेकिन ये वाला याद रखना पड़ेगा। जैसे याद है तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन करते थे कि कोई क्यूब आ गया, क्यूबॉइड आ गया, है ना, तो उसमें तुमने गॉस लॉ में पढ़ते थे ना तुम कि कितना फ्लक्स निकल रहा होगा अगर तुम यहाँ पे रख दोगे चार्ज को, कभी तुम यहाँ पे एज पे रख देते थे, याद है, अलग अलग कंडीशंस यस बनती सर। थी, और उसमें तुमसे क्वेश्चन पूछ लेते थे कि भाई किधर फ्लक्स कितना आएगा, ठीक है। फिर आप इनकैप्सुलेट करते थे उस चार्ज को, चारों तरफ से बांधते थे, फिर निकालते थे। तो आपको बस एक बता दिया उन्होंने कि सेंटर में रखा हुआ है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है फ्लक्स, और फिर आप बाकी सब अपनी कैलकुलेट करके निकाल रहे हो। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको एक तो पता होना चाहिए कि भाई सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। डिस्क के केस में mr²/2 होता है, ये आप निकाल ही लोगे फॉर्मूले से, ठीक है। डिस्क, रिंग, इसके अलावा जितने भी हैं आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका मैं एक जनरल फॉर्मूला भी बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने निकाल लिया सेंटर ऑफ मास से, और उसके पैरेलल एक एक्सिस जो पास कर रहा था r डिस्टेंस दूर, उससे अगर ये सेंटर से पास कर जाए ऐसे, यहाँ दिख रहा है सबको, ये सबको यस दिख रहा सर। है, ठीक है। आपका वो एक्सिस जो कि डिवाइड कर दे रहा है दोनों आपके रिंग को, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है ना, 1 और 2, ये दोनों इक्वल है पार्ट्स,
सिमेट्री इक्वल सिमेट्री में डिवाइड कर रहा है एक्सिस आपका, है ना, तो फिर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr²/2। अगेन हमने जो थ्योरम्स पढ़ी है उसी को यूज करके निकाला है, ठीक है, लेकिन ये भी डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको पता होंगे तो बहुत यूजफुल होंगे। सिमिलरली डिस्क के केस में भी अगर आप पीच से पास करा रहे हो, जो कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आपको आपके डिस्क को, तो mr²/4 आपका आंसर हो जाता है। क्या आपको ये रियलाइज हो रहा है कि जो आपके एक्सिस हैं वो कहां से पास कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है उसका वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? बोलो यस है सर। ना, तो इस चीज का ध्यान रखना, थ्योरम का यूज करके निकाल लेना। हाँ, सेंटर ऑफ मास के अराउंड जो तुम पढ़ोगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो आपका फिक्स रहेगा फॉर यूनिफॉर्म बॉडीज, वो आपका चेंज नहीं होगा, तो वो आपको पढ़ के जाना है। हॉलो सिलेंडर का होता है mr², हॉलो अगर है सिलेंडर तो उसका mr² होगा। सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है तो mr²/2, और अगर कहीं और से पास कर रहा है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि ये तो एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, बट अगर इसको आपने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया और नाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग टू लेंथ वाइज, तो फिर L/2 और L/2 डिस्टेंस दूर, मतलब L/2 और L/2 डिस्टेंस दूर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा आपको, तो ये बन जाएगा टोटल mr²/4 प्लस ml²/12। ये सिलेंडर के केस की ही बात हो रही है, सिलेंडर जिसका की रेडियस था r और लेंथ था l। क्या आपको ये रियलाइज हो रहा है कि जब ये सेंटर ऑफ मास से पास किया तब तो आपने लेंथ को कंसिडर भी नहीं किया है ना, सीधे mr²/2 आया है आंसर, यस लेकिन सर। कहीं और से पास किया तो आपको लेंथ वाला फैक्टर भी कंसिडर करना पड़ा है, ठीक है, और ये कहीं और से नहीं आएगा, ये वही हमने जो एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ी ना, उन सबका यूज करके आया है। द पॉइंट इज, इफ यू कुड रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शियाज, तो आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी, क्योंकि कैलकुलेशन करके अगर आप सॉल्व कर रहे हो आपको बहुत टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में सवाल। कोई भी सवाल डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो सॉलिड सिलेंडर का, चांसेस कम है कि ऐसा सवाल आए, आ सकता है बट चांसेस कम। अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड होता है ml²/12, अगर एक्सिस से पास कर रहा है तो वो होता है ml²/3, अगर सेंटर से पास कर रहा है तो ml²/12, एक्सिस से पास कर रहा है तो ml²/3। ये बात समझ में आती है सबको? एज से पास कर रहा है तो सॉरी, दिस इज द एज, है ना, यस। नॉट एक्सिस, एज। आगे मैंने और लिखे हुए यार, इसको पढ़ लेना। हॉलो स्फेयर के लिए क्या होता है 2/3 और 5/3, अलग अलग जगह से पास कर रहा है जैसे, तो सॉलिड के लिए 2/5 और 7/5, है ना। ऐसे ही रेक्टेंगुलर शीट भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी अलग अलग देख सकते हो आप, अलग अलग जगह से पास करने वाले एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, ma²/12, mb²/12, है ना। देन यू कैन यूज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम टू फाइंड आउट एट डिफरेंट लोकेशंस, जैसे कि I4 के लिए आप लगा दो mb²/3 आ जाएगा, I5 के लिए ma²/3 आ जाएगा, निकाल लोगे ना ये, इसको एक बार करके भी देखना, दिस इज योर होमवर्क। रेक्टेंगुलर शीट के लिए जो ये मैंने आपके रिजल्ट्स लिखे हुए हैं ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मेंशन जो है, ये एक बार खुद से निकाल के देखना थ्योरम लगा के। Yes, sir. मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, यस सर नो सर मत बोल देना गलती से। ओके सर। हाँ, 1 घंटे तक सर तो बोलते रहेंगे, हम एकदम कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम पूरी एनर्जी कंजर्व करके चलेंगे अपनी, है ना। भाई बीच में कुछ तो बोला करो यार, तुम्हारा कैमरा तो ऑफ रहता है, मुझे कैसे पता तुम यहाँ पे क्लास में बैठे हुए चले गए हो। आगे चलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ऐसे सवाल भी आ सकते हैं जिसमें कि आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम में या तो कुछ एडिशन हो जाए या कुछ सब्सट्रैक्शन हो जाए, जैसे कि एक छोटी सी यहाँ पे डिस्क रखी हुई होगी, है ना, m मास और r रेडियस की, ठीक है। अब तुमने पढ़ा हुआ है कि डिस्क के Yes, सेंटर sir. के अबाउट mr²/2 होता है inertia, यस है सर। ना? लेकिन तुमने क्या किया, डिस्क के ऊपर एक छोटा सा m, स्मॉल m, कैपिटल M मास की तो डिस्क थी, स्मॉल m मास का एक ब्लॉक रख दिया। अब ये ब्लॉक रखने की वजह से कुछ मास में चेंज तो आया ही है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी mr²/2 ही रहे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, अभी डिस्कस करा ना थोड़ी देर पहले, कि जो घुमा रहे हो आप किसी ऑब्जेक्ट को, तो आपको कितनी इजीनेस फील हो रही है, कितनी डिफिकल्टी आ रही है, वो चीज बताता है। एम आई राइट? यस सर।
जब आपकी डिस्क है एम मास की, उसको आप घुमा रहे हो, और एक बार आपने डिस्क पे कुछ रख दिया, है ना, कुछ भी ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका कुछ भी मास है, तब आप उसको घुमा रहे हो। दोनों केस में घुमाना इजी, मतलब सेम थोड़ी रहेगा। एक केस में थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होगा, एक केस यस में थोड़ा सर। कम डिफिकल्ट होगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो जो चेंज आया है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, वो हम कैसे लिखेंगे, mr² by 2 अबाउट द सेंटर ऑफ मास, और इस स्मॉल वाले की वजह से कितना हो जाएगा, इसका मास मल्टीप्लाई बाय r²। r² क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक तरह से पैरेलल एक्सिस थ्योरम के तरह ही ये हमने सॉल्व किया है इसको, उसका यूज करके। बात समझ में आ रही सबको। यस सर। ठीक है, अभी जो स्मॉल m r² है, ये एक एडिशनल मास है। ठीक है, तो आपने कैपिटल mr² नहीं लिखा है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आपने यहाँ पे कैपिटल mr² नहीं लिखा है, आपने स्मॉल mr² लिखा सर है। ये ये क्लियर दोनों है आर सबको। तो लगे ना? यस सर। ठीक है, सिमिलर। सर ये आपकी दोनों आवाज नहीं आ आर रही बेटा, अलग जोर से अलग बोलो। ना? दोनों आर अलग कहाँ है, दोनों में कैपिटल आर ही तो लिखा है बेटा। और दोनों आर अलग हो कैसे सकते हैं, इसका रेडियस आर है, और सेंटर ऑफ मास के अराउंड जो हम लिखते हैं वो इसके रेडियस के हिसाब से तो लिखते हैं। डिस्क का जो रेडियस होता है कैपिटल आर, उसको अकाउंट में लेके ही तो लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जो ये आपका स्मॉल m कितना दूर है आपके इस एक्सिस से, वही तो डिफाइन करेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो भी r डिस्टेंस ही दूर है, उसकी लोकेशन का है, स्मॉल m की लोकेशन ही यही है। सेंटर ऑफ मास से r डिस्टेंस दूर, यही तो है यस उसकी सर। लोकेशन। इज दैट राइट? दोनों r सेम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कोई डिस्क ले ली जिसका बीच वाला पोर्शन r/2 डिस्टेंस दूर तुमने कट कर दिया, यानी कि तुमने ऑलमोस्ट आधी डिस्टेंस ली, आधी रेडियस के बराबर r/2 डिस्टेंस ली, और अंदर की तरफ एक होल बना दिया, है ना। तो यहाँ पे अब कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। बाहर की तरफ डिस्क का मास है अभी भी, लेकिन अंदर की तरफ नहीं है। तो जो आपका नया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो क्या हो जाएगा इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए। अब ये केवल डिस्क तो बची नहीं है, क्योंकि, है ना, एक होलो डिस्क बोल लो इसको या कुछ भी, मतलब जो भी नया ऑब्जेक्ट बनाइए उसका कैसे निकालेंगे। तो पुराना वाला जो था mr²/2, उसको लेंगे, माइनस करेंगे। पहले हमने क्या किया, एडिशन किया है। जो एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंट्रीब्यूट कर रहा है ना आपका ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट जो एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंट्रीब्यूट कर रहा था, उसको हमने क्या किया है, ऐड। ऐड किया है। क्योंकि एक तरह से आप समझो इस चीज को कि मास बढ़ा है सिस्टम का। क्या हुआ है, मास यस। इंक्रीज बड़ा। करा है ना, मास इंक्रीज करा है। यहाँ पे क्या हुआ यस। होगा, यहाँ पे मास डिक्रीज किया होगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इसमें, वो ही लिया है हमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और उसमें से माइनस कर रहे हैं रिमूव्ड पार्ट का। तो रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें नहीं जाना है इस डिटेल में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको नया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे मास पर यूनिट एरिया वाला वही कॉन्सेप्ट लेके हमने करा है, सिग्मा वाला कॉन्सेप्ट लेके। ठीक है, लेकिन इसको समझने की जरूरत नहीं है, ये वाली चीज समझ में आनी चाहिए बस। ठीक है, चाहो तो आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, इसका आंसर जो आएगा 15/32 mr² आएगा। दोनों चीजें समझ में आई कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन की वजह से यस चेंज सर। होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर। एक और कॉन्सेप्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन का। रेडियस ऑफ गायरेशन तुमने पढ़ा हुआ है, इसके जो फॉर्मूले हैं, अरे काफी टाइम हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं जो चीजें फॉर्मूला वाली चीजें हैं, वो मैंने आप लोगों को जो पढ़ना है वो मेंशन किया हुआ है, तो उसको याद रख लेना यार। जैसे कि रेडियस ऑफ गायरेशन होती क्या है, √I/m, एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है। इसको डिफाइन ही ऐसे करते हैं दैट दिस इज नथिंग बट √I/m। ठीक है, तो इसका ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, इसका यूजेज आ जाता है कभी कभी। मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ा हुआ है क्या पहले आप लोगों ने? नो सर। नहीं पढ़ा? नो सर। नहीं सर। अरे कुछ तो बोलो यार। बेसिकली ये डिफाइन ही ऐसे होती है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट, उस चीज का अंडर रूट, है ना। कोई डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां पे आप सारा मास कंसिडर करते हो ना कि यहाँ पे सिचुएटेड होगा,
सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन भी आप ऐसे ही देते हो ना, वहां से कोई डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ मास है, जहाँ पे सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, उससे कितना डिस्टेंस दूर, ठीक है, आपको सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है, वो डिस्टेंस होती है आरजी। इसका डेफिनेशन यही होता है कि ये होती है √I/m, यही इसका डेफिनेशन होता है। तो आपको ऐसे ही याद रखनी है, आई आपको गिवन होगा सवाल में, और एम भी आपको गिवन होगा, तो उससे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो आरजी की वैल्यू, विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जनरली के से भी डिफाइन होती है, आपने देखा होगा कई बार सवाल में, पढ़ा है किसी ने ये? Yes, आवाज sir. आ रही है मेरी? के से डिनोट किया जाता है इसको कई जगह पे, वो पढ़ा है आपने कहीं? यहाँ पे आरजी मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि के का यूज हम एक और जगह करने वाले, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, वरना ये के से डिफाइन होती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखा हूं क्या मैं? Yes, sir. थोड़ा राइट द डेफिनेशन, समझ में नहीं आया क्या तो बोलेगा कौन बेटा ये सब? देखो, अगर इसको हम डेफिनेशन वाइज समझें तो इट इज नथिंग बट, एम आई ऑडिबल? Yes. Yes, sir. Yes. डिस्टेंस जो मैं लिख रहा हूं वो दिख रहा है आपको Yes, बोर्ड पे? sir. Yes, sir. जो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है ना, उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कौन सा डिस्टेंस? वेयर द एंटायर मास ऑफ द बॉडी like it is assumed to be concentrated, is नहीं, was concentrated। अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि किसी पॉइंट पे सारी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट कर दें, कॉन्सेंट्रेटेड समझ में आता है, इकट्ठा कर लिया जैसे, है ना, इकट्ठा कर लिया अगर हमने, was concentrated at a point, at that point the body would have same moment of inertia। जैसा कि उसका था इनिशियली इस मास डिस्ट्रीब्यूशन से। इसको अगर हम हिंदी में समझें जो लिखा है उसको, तो क्या समझा, क्या बोला है मैंने कि लेट्स से कि इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया था आई, इस डिस्ट्रीब्यूटेड मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था आई। तो अगर हम अज्यूम कर लें कि आपका जो पूरा मास है बॉडी का, वो अगर किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाए, तो वो पॉइंट कितना दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो डिस्टेंस आपका रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाया जाएगा, ठीक है। और वो पॉइंट कौन सा है? जहां पे सारा मास कंसंट्रेटेड है। तो उस पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेम होगा जो आपके पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट था, उसके बराबर ही होगा। अब इसका डेफिनेशन अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है ना। मैंने इसको लिखा भी हुआ है, इसको समझने का ट्राई भी करना, लेकिन आपको ये समझना नहीं है, आपको केवल इतना सा समझना है कि रेडियस ऑफ गायरेशन होता है √I/m, खत्म बात। इतना ही काम आएगा और इतना ही यूज भी आएगा, ठीक है। कुछ चीजें हैं जिनका डेफिनेशन समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको समझने की जरूरत है तो ही समझेंगे, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला जरूर नोट कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपके सवाल में इसका यूज आ जाता है। आगे चलें। Yes, sir. Yes. टॉर्क पे आ जाते हैं सीधे, जहां से सवाल बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब टॉर्क क्या होता है ये तो तुम सबको पता है। टॉर्क इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर, या फिर कोई फोर्स कितना रोटेटिंग इफेक्ट दे पा रहा है वो डिफाइन करता है, जो पैरामीटर आपका वो होता है टॉर्क, है ना। सो आर क्रॉस एफ इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, एंड न्यूटन मीटर इसका यूनिट हो जाता है। इसको अगर हम फॉर्मूला वाइज समझे, तो लेट्स से कि एक रॉड ले ली हमने,
जो कि क्लैम्प्ड थी या हिंज थी ओ पॉइंट से, है ना, यहाँ पे आपने इसको हिंज कर दिया और आप इस पे कुछ फोर्स लगा रहे हो, इस रॉड पे किसी एंगल पे आप फोर्स लगा रहे हो, है ना, इसके एक्सिस से, रॉड के एक्सिस से थीटा एंगल पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एफ कुछ ना कुछ टर्निंग इफेक्ट देगा इसको, बोलो हाँ या ना, Yes, sir. है ना। तो ये जो घुमा रहा है, ये फोर्स जो घुमा रहा है आपकी रॉड को, वो क्यों घुमा पा रहा है, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते होंगे, एक तो एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा, जिसमें से कि एक कंपोनेंट आपका इसको टर्निंग इफेक्ट दे देगा। कौन सा देगा भाई? Sin theta. एफ साइन थीटा। क्यों? क्योंकि टॉर्क डिफाइन ही आर क्रॉस एफ होता है। आर क्रॉस एफ का मतलब क्या होता है? आर एफ साइन थीटा, है ना। और अगर एफ कॉस थीटा को हम कंसिडर करें, तो जो आर वेक्टर बनेगा यहां से, ओ से, ओ पॉइंट से जो आर वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन और एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है दोनों, है ना। यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में? 0। Yes, sir. ठीक है, तो आर एफ साइन थीटा क्या हो जाएगा? आर एफ साइन थीटा की जगह आ जाएगा साइन 0, विच विल बी ओवरऑल 0। तो ये पूरा मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा? 0। यानी कि जो कंपोनेंट सेम उसी एक्सिस पे लाई करता है, जिस एक्सिस पे आपका आर वेक्टर लाई कर रहा है, वो कंपोनेंट कंट्रीब्यूट नहीं करेगा टॉर्क में। एफ साइन थीटा डेफिनेटली विल बी कंट्रीब्यूटिंग, क्योंकि इसके बीच में और आर वेक्टर के बीच में एंगल है 90 डिग्री, राइट। तो ये आपको मैक्सिमम रोटेटिंग इफेक्ट देगा, है ना। तो टाउ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी इसकी वजह से? एल इंटू एफ साइन थीटा। तो फोर्स का एफ साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है, दैट विल बी रिजल्टिंग इन द टॉर्क। और इसको आप एंगल भी बता सकते हो। आर क्रॉस एफ करना आता है सबको? Yes. अरे राइट हैंड रूल सीखा है ना हमने, आर क्रॉस एफ। तो आपको बता देगा ये रूल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। टाउ को हम आई अल्फा भी लिखते हैं, जिसमें कि अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी जो टाउ है ये समेशन ऑफ टाउ है, यानी कि सारे टॉर्क का, अगर किसी सिस्टम या किसी बॉडी के अराउंड सारे टॉर्क का आप समेशन करोगे, सो दैट वुड कम आउट एज इक्वल टू आई अल्फा। आई हमें पता है क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। सवाल जो बनते हैं वो किससे बनते हैं इसमें? स्टैटिक इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स पे। एज इन, अगर किसी बॉडी पे लगने वाले सारे टॉर्क का समेशन 0 दे रखा है, तो उसका मतलब है कि आपका ओमेगा और वीसीएम दोनों 0 होगा। वीसीएम कब 0 होता है? जब समेशन ऑफ फोर्स 0। और अगर टाउ 0 है तो वो क्या बताता है हमें? अरे समेशन ऑफ टाउ 0 है तो क्या बताता है? कि ओमेगा क्या होगी आपकी? 0 होगी। एंगुलर वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, देयर विल बी नो एंगुलर वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? क्योंकि टाउ ही तो Yes, sir. रिस्पॉन्सिबल होता है घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? टॉर्क। जैसे फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसी चीज को मूव कराने के लिए इन अ स्ट्रेट लाइन, ट्रांसलेशन मोशन के लिए, वैसे ही आपको टाउ जो है वो घुमाने में, रोटेट कराने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। एक सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व करो, बाकी फिर आगे चलेंगे। रोटेशन एक बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है टू अंडरस्टैंड ऑल्सो इन जनरल। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि जितना समझ में आ रहा है सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो कॉन्सेप्ट है, उतना आप समझ लीजिए। अगर आपको आता है अच्छे से तो आप कर लीजिए, अदरवाइज इसमें बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज इट इज जेन्युइनली डिफिकल्ट टॉपिक, ठीक है। तो रीजन क्या है उसका? जितना टाइम और एफर्ट आप लगाओगे इस टॉपिक में, उतने टाइम और एफर्ट में आप दूसरे टॉपिक्स अच्छे से कर सकते हो। कि ये टॉपिक बाकी टॉपिक्स के कंपैरिजन में बहुत डिफिकल्ट है। इस पे जो सवाल है वो अगर इजी आ गया, जैसे इस बार 2024 में एक बहुत इजी क्वेश्चन आया था, मैं अभी डिस्कस भी करूंगा। और ये जो मैं इसको लेके पढ़ा रहा हूँ तुमको, उसका रीजन भी यही है कि अगर इजी सवाल आ जाएगा तो तुम उसको भी छोड़ के आ जाओगे, वो नहीं करना है। बट अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया इस पे तो उसको मत करना, बिकॉज अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको कंप्लीट करो तो आगे बढ़ेंगे फिर।
हो गया क्या बच्चों? अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो भी बता सकते हो आप। भैया आवाज आ रही है? Yes, sir. तो फिर रिस्पॉन्ड तो करो यार। सवाल समझ में आ रहा है तो बता दो, नहीं आ रहा है तो भी बता दो। सर या नहीं बताओ? Sir, आप करा दो. नहीं आया सवाल, समझ में नहीं आया, या सवाल मतलब सवाल तो आगे समझ में पर सॉल्व नहीं हो पाया, क्या है इशू, क्या है? सर समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया, अच्छा। समझ टॉर्क पड़ा, जो अभी टॉर्क सर पड़ा वो क्लियर हुआ? दैट टॉर्क इज आई अल्फा, ये क्लियर हुआ? यस Yes. यस तो ये क्लियर हुआ कि टॉर्क जो होता है वो आर क्रॉस एफ भी होता है, दोनों ही चीजें यस टॉर्क होती है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करके इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अभी तक हो क्या रहा था, ध्यान से समझना, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। और ये सवाल मैंने कराया भी है आप क्लास में, जब रोटेशन पढ़ाया था अभी कुछ 1-2 महीने पहले। दोबारा समझ लो। अभी तक क्या हो रहा था, पुली को तुम मासलेस मान रहे थे एक तो, बोलो हाँ या ना? यस पुली सर को मास, इसके अलावा आप पुली को ये भी मान के चल रहे थे कि वो घूमेगी भी नहीं, है ना, कोई रोटेटिंग इफेक्ट नहीं होगा पुली में। ठीक है, फ्रिक्शन लेस भी मान रहे थे। अब यहाँ पे एग्जिस्ट करने लगा है आपका मास भी और फ्रिक्शन भी। तो अब होगा क्या कि ये जो मास है ना, स्मॉल एम, ऑब्जेक्ट जो आपके पुली से नीचे हैंग किया हुआ है, ये इसको एक रोटेटिंग इफेक्ट देगा, बिकॉज पुली हैज सम मास नाउ, मासलेस नहीं है पुली, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ टॉर्क अप्लाई हो सकता है। फोर्स बोलता मैं, फोर्स अप्लाई हो भी रहा है, लेकिन जो फोर्स है, सिंस पुली एक राउंड ऑब्जेक्ट है, उसको एक रोटेटिंग इफेक्ट देगा, क्योंकि आपका जो फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है, द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, वहां से फोर्स पास नहीं कर रहा है। कौन से फोर्स की बात कर रहा हूं मैं इतनी देर से? कौन सा फोर्स? हाँ, सर जो पुली को रोटेट कर रहे हैं कौन सा है वो, नाम क्या है उसका? सर टॉर्क टॉर्क फोर्स होता है? सर सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स? सेंट्रिपिटल फोर्स कैसे, कहां से आ जाएगा सेंट्रिपिटल फोर्स? Gravitational. हाँ, चलो इसका एफबीडी बनाते हैं, देन यू माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एफबीडी बनाए। जब भी लाइफ में हम परेशान होते हैं, फंस जाते हैं, तो एफबीडी बनाते हैं, यही करते हैं मेरे ख्याल से, सबसे इजी तरीका यही है समझने का किसी भी चीज का, है ना? तो स्मॉल एम पे बनाने में तो दिक्कत नहीं आएगी आई गेस। नीचे की तरफ क्या लगेगा, लोग बताओ अभी यार, इतना तो बताओ। mg एमजी। ऊपर क्या लगेगा? टेंशन टेंशन आएगी इसमें, है Yes, sir. ना? ये कोई स्लैग्ड थोड़ी है जो टेंशन नहीं आएगी स्ट्रिंग में, है ना? स्लैग्ड स्ट्रिंग में नहीं आएगी टेंशन, इसमें तो आएगी। ठीक है, अगर टेंशन ऊपर की तरफ आ रही है तो यहां से नीचे की तरफ भी आएगी। यस Yes. सर यस तो ये जो टेंशन फोर्स है बेटा, जो एग्जिस्ट कर रहा है पुली और स्ट्रिंग के बीच में, यही तो फोर्स रीजन बनेगा इसके घुमाने का, इसके घूमने का, इसको घुमाएगा ना ये कुछ ना कुछ यस सर एंगुलर वेलोसिटी और कुछ ना कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन से, कि जैसे जैसे ये नीचे जाएगी स्ट्रिंग, और सिंस आपका ये मास नीचे जा रहा है एमजी फोर्स की वजह से, ये नीचे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन से जाएगा, विच इज ए, अज्यूम कर लेते हैं ना, ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। बोलो समझ में आई बात ये दोनों वाली? भाई सिंस पुली गोल गोल घूम रही है, पुली रोटेटिंग इफेक्ट एक्सपीरियंस कर रही है, तो उसका कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, और मास नीचे जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, स्मॉल ए, लीनियर एक्सेलरेशन। क्या ये दोनों चीजें क्लियर है आपको? Yes, sir. ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात यह है कि आपको निकालना कैसे है, क्योंकि आपको ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए अभी तक कि अगर अल्फा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन मिल रहा है पुली को, तो कुछ ना कुछ टॉर्क अप्लाई हो रहा होगा, है ना? और टॉर्क अप्लाई कौन करेगा? टेंशन फोर्स करेगा। Yes, sir. वो टॉर्क अप्लाई क्यों कर पा रहा है? क्योंकि लेट से ये कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट था और ये था इसका सेंटर, तो अगर मैं इसी एक्सिस के अबाउट
फोर्स लगा रहा होता, यहाँ पे मैंने टेंशन फोर्स लगाया होता, या यहाँ पे ऐसे कोई टेंशन फोर्स लग रहा होता, तो वो रोटेटिंग इफेक्ट नहीं देता। बोलो हाँ या ना। Yes, वो sir. ऑब्जेक्ट को अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होते, सिंस यहाँ पे हमने क्लैंप किया हुआ है ना, यहाँ पे बांधा हुआ है, यहाँ पे हमने क्लैंप किया हुआ है ना इसको, यहाँ से पुली को, तो ये आगे तो लेके जाएगा नहीं। अगर यहाँ पे टेंशन फोर्स होता तो वो आगे ले जाने का ट्राई जरूर करता। ले जा पाता नहीं ले जा पाता वो बात की बात है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने की, कि वो इसको घुमा नहीं पाता। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. लेकिन टेंशन यहाँ नहीं है अभी, अभी टेंशन है इस डायरेक्शन में, जो कि आपके सेंटर से पास नहीं कर रहा है। बोलो कर रहा है क्या? No, sir. है ना। इनफैक्ट जो आर वेक्टर आप लोगे, सी पॉइंट से आर वेक्टर जो आप लोगे, उसके तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ये टेंशन फोर्स। बोलो दिख रहा है सबको ये Yes, बात? ठीक है। तो टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट देगा नहीं देगा ये टेंशन? sir. अरे टेंशन फोर्स टर्निंग इफेक्ट देगा नहीं देगा इसको, पुली को? देगा। यस सर। वो टर्निंग इफेक्ट ही कैलकुलेट करना है, वो टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो मैं एफबीडी बनाता हूँ, है ना। सबसे पहले तो मैं एफबीडी बनाता हूँ छोटे वाले की, इस वाले की। क्या बन जाएगी भाई? नीचे ले जा रहा है एमजी, तो क्या बन जाएगा ये तो बता दो। mg माइनस टी इक्वल्स टू mg mg ma। बेटा ma, है ना। mg माइनस टी इक्वल्स टू ma। ये समझ में आया? यस सर। बोल दीजिए हाँ ना, तो बोल दीजिए। Yes, sir. अब सेकंड इक्वेशन जो लिखूंगा वो लिखूंगा पुली की। सिंस मुझे ये पता है कि जो टॉर्क है वो होता है आई अल्फा और आर क्रॉस एफ। बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है। तो दोनों चीजों को मैं यूज करूंगा यहाँ पे बहुत अच्छे से। सिंस मुझे ये भी पता है कि जो फोर्स है यहाँ पे वो टेंशन है, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि टेंशन मल्टीप्लाई बाय आर शुड बी इक्वल्स टू आई अल्फा। दोनों टॉर्क होंगे। बोलो हाँ या ना। जो पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मल्टीप्लाई बाय जितना उसको एंगुलर एक्सेलेरेशन मिल रहा है टेंशन टी की वजह से, वही तो उसके तो बराबर होगा टी इंटू आर। अरे हाँ या ना बोलो, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। आ गया। ठीक है। अब टी इंटू आर को तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसको तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ टी आर। लेकिन आई यूनिफॉर्म होलो सिलेंडर का थोड़ी देर पहले बताया था, अभी याद नहीं होगा तुम्हें कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेना। मैंने बताया था ये एम आर स्क्वायर, कितना बताया था भाई? mr MR. ठीक है, बताओ अगर विश्वास नहीं हो रहा तो ऊपर ये देखो, होलो सिलेंडर का कितना बताया था? सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम आर स्क्वायर। ठीक है। तो दैट इज, क्योंकि घूम वहीं से रहा है ना बेटा, उसके अबाउट ही तो घूम रहा है। यहां से जो एक्सेस पास कर रही होगी, यहां से जो एक्सेस पास कर रही होगी, उसके अबाउट ही तो घूमेगा ना ये, क्योंकि यहां से तो क्लैम्ड है ये। क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. यस सर। ये हमने एम आर स्क्वायर लिया है मल्टीप्लाई बाय अल्फा। अब अल्फा कैसे निकालें? सारी इक्वेशन तो यूज कर ली, एफबीडी वगैरह सब बना ली, अल्फा कैसे निकालें? तो अल्फा निकालने का एक तरीका होता है, आपने शायद पढ़ा भी है ये। अगर हम अभी तक मान रहे थे कि कोई फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अभी तक क्या मान रहे थे कि कोई फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है पुली और स्ट्रिंग के बीच में, लेकिन अभी सिंस हम इसको मासलेस नहीं मान रहे हैं पुली को भी, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो पॉइंट है जहां पे स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये जो पॉइंट है जहां पे स्ट्रिंग कनेक्टेड है, इसका कुछ ना कुछ नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा, इस पॉइंट का नीचे जाना चाहेगा ना ये पॉइंट। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. नीचे जाना चाहेगा ये पॉइंट। तो सर्कुलर मोशन पढ़ा है सबने? Yes, sir. सर्कुलर मोशन पढ़ा है। सर्कुलर मोशन में नीचे की तरफ जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है नीचे की तरफ, या उस पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो कितना होता है अगर अल्फा से घूम रहा होता है वो ऑब्जेक्ट? तो बोलो कितना होता है? आर अल्फा होता है। अरे यार ये भी भूल गए हो ना तुम लोग, एटी टू आर अल्फा। यस सर। सबको दिख रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे जो लगेगा इस डायरेक्शन में अलोंग द टेंजेंट अलोंग द टी। बोलो भाई। अरे Yes, sir. का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो आर अल्फा ही तो होगा ना। और ये जो स्ट्रिंग है, यस। इस
जो स्ट्रिंग आपकी कनेक्टेड है पुली से, उस स्ट्रिंग का वो पॉइंट जो कि पुली से कनेक्टेड है वो नीचे की तरफ कितने एक्सेलरेशन से जा रहा होगा? ए एक्सेलरेशन से, क्योंकि एम जो एम ब्लॉक है एम मास का वो नीचे ए से जा रहा है, तो ये स्ट्रिंग को भी नीचे ए एक्सेलरेशन से खींचेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो अगर आप अज्यूम करके चल रहे हो कि कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है इनके बीच में, देयर इज नो स्लिपिंग। स्लिपिंग का मतलब होता है कि भाई रिलेटिव मोशन हो गया, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। नो स्लिपिंग मतलब नो रिलेटिव मोशन। नो रिलेटिव मोशन तो रिलेटिव एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। रिलेटिव मोशन का मतलब कि भाई रिलेटिव एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब ये निकलता है कि जितना ए है उतना ही आर अल्फा होना चाहिए, अदरवाइज ये धागा स्लिप कर जाएगा नीचे। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ये धागा नीचे यस slip कर जाएगा इसके ऊपर से। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये मैं अपने मर्जी से नहीं कर रहा हूं, सवाल में लिखा हुआ है। पढ़ो इस लाइन को, क्या लिखा हुआ है? इफ द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द डज नॉट साइड स्लिप। मेंबर। इसलिए मैं इस कंडीशन को, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये रोलिंग मोशन में भी काम आएगा, उसमें भी स्लिपिंग नहीं होती, रिलेटिव मोशन नहीं होता। देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब सरफेस का और जो रोटेटिंग बॉडी है उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता उसमें भी, रोलिंग में। ठीक है, तो ये बात आपको वहां काम आ जाएगी। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू आर अल्फा हो गया, इसको मैं सीधे यहाँ पुट कर दूंगा, अल्फा की जगह रख दूंगा ए अपॉन आर। ये बन जाएगा टी आर इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन आर। तो आर से आर कट हुआ और इस आर से ये आर कट हुआ। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, यस सर। ये बन गया टी इक्वल्स टू एम ए। क्या बन गया भाई? टी इक्वल टू एम। टी इक्वल्स टू एम ए। अब इसको आप रख दो टेंशन की जगह, यहाँ रख दो, ये तुमने जो निकाली है ना इक्वेशन, इसमें रख दो। तो ये क्या बन जाएगा? एम जी माइनस एम ए इक्वल्स टू एम ए। तो क्या बन गया ये? एम जी इक्वल्स टू, 2 ma। या फिर एम से एम कट गया तो ए इक्वल्स टू जी बाई। G/2। दैट इज योर आंसर। अब बताइए इस सवाल में किसी को कोई डाउट, कुछ समस्या? अच्छा सवाल था, यस सर। है ना? ऐसे सवाल अगर आपको समझ में आते हैं तो आप बहुत डिफिकल्ट सवाल भी कर सकते हो। ये खासकर ये कॉन्सेप्ट के रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो। ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन को हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। कुछ जगह ऐसी भी होगी जहाँ पे आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसिडरेशन में भी लेना पड़ सकता है, बट जब मैंने रिलेटिव मोशन बोल दिया तो फिर उसमें सब आ गया है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब आ गया। एक और क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप होमवर्क में ले लो तो डिस्कस कर लेना। नहीं आता है तो मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे चलें। यस सर। अच्छा क्वेश्चन है वो, उसको सॉल्व जरूर करना। काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल की, एम मास के पार्टिकल की जो कि वी वेलोसिटी से चल रहा है, होती है हाफ एम वी स्क्वायर। यही पढ़ते हुए आए हम अभी तक। यस सर। यस सर। व्हाट इफ के अगर कोई बॉडी तुम्हारी रोटेट कर रही है, जैसे कि ये बॉडी है, लेट्स से कि ये इस पॉइंट के अबाउट कुछ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका, और इस पॉइंट के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी होगी इसकी कुछ ओमेगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए ना कि यार इसके जो पार्टिकल्स हैं, लेट्स से यहाँ पे कोई पार्टिकल है डीएम मास का, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वी वेलोसिटी। नहीं समझ में आ रही बात? अगर रोटेट कर रही है तो मोशन में है, यस सर। मोशन में तो है ना, रेस्ट पे तो नहीं है रोटेट कर रही है तो। अगर मोशन में है तो उसका, उसके जो पार्टिकल्स हैं उसका कुछ, उनका कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होना चाहिए ड्यू टू द मोशन, यस सर। ड्यू टू द रोटेशन बोल लो। ठीक है, अगर घूम रही है केवल तो भी होना चाहिए, और अगर घूमते हुए चल भी रही है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है तो भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर घूम रही है उसकी वजह से कितनी काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर एग्जिस्ट करती है, ये हम निकाल रहे हैं। तो लेट्स से कि कोई डीएम मास ले लो, छोटा डीएम मास, जिसकी तुमने वेलोसिटी मान ली वी, और तुमको पता है कि अगर ओमेगा से घूम रहा है ये ऑब्जेक्ट, तो इस वी को आप आर ओमेगा लिख सकते हो। यस सर। आर ओमेगा से, है ना, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा क्योंकि वो पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ओमेगा स्पीड से, एंगुलर स्पीड से, है ना। तो उसकी वेलोसिटी हो गई वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो डी के आप लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर वाले ही कॉन्सेप्ट से, हाफ इंटू डी एम, इस मास का छोटा वाला मास का
डीएम मास मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर, और वी को लिख सकते हो आर ओमेगा, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू डीएम इंटू आर ओमेगा होल स्क्वायर। आप ओमेगा कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लो और अंदर इंटीग्रेट कर दो डीएम इंटू आर स्क्वायर, और डीएम इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुमने थोड़ी देर पहले सीखा भी, कितना होता है भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहे हो तुम, है ना? यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हुए आ रहे हो अभी तक तुम इसको, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आपका फॉर्मूला बन जाता है काइनेटिक एनर्जी का। ये काइनेटिक एनर्जी बॉडी की तब है जब वो रोटेट कर रही है, अगर वो मूव भी कर रही है रोटेट भी कर रही है, सेकंड केस में ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है, अगर घूम भी रही है और आगे भी चल रही है, घूमते घूमते आगे चल रही है, तो उसके अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी एग्जिस्ट करेगी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी एग्जिस्ट करेगी। तो रोटेशनल तुमने अभी अभी निकाली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशनल तुमने पढ़ी हुई है हाफ एम बी स्क्वायर होती है। बस ये ध्यान रखना है कि जो वी है वो सेंटर ऑफ मास का वी होता है, ये मैं बता चुका हूँ। ये क्लियर है सबको? यस सर। Yes. बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। काइनेटिक एनर्जी पे जितने भी सवाल आएंगे आप कर पाओगे इसके थ्रू, है ना? एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई रॉड है जो कि पी पॉइंट पे हिंज्ड है ना, उसके एज से हिंज्ड है, एज पे हिंज्ड है, और एम और एल उसका मास और लेंथ है और घूम रही है ओमेगा से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से हाफ आई पी ओमेगा स्क्वायर। आई पी क्यों लिया मैंने? क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट घूमती है वहीं से तो लोगे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो। यस सर। तो आई पी इसलिए लिया है। अब एच के अबाउट तुमने अभी ऊपर पढ़ के आए हो तुम, एम एल स्क्वायर अपॉन 3 होता है, तो ये आ गया तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एम एल स्क्वायर अपॉन 3, और काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ एम एल स्क्वायर अपॉन 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी गोल चीज है, सर्कुलर चीज है या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाली चीज है जो कि ओमेगा से घूम रही है और वी सेंटर ऑफ मास या वी सी एम से आगे की तरफ जा रही है, उसका एक जनरलाइज तरीका हमने ले लिया है आईसी निकालने का, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, विच इज के इंटू एम आर स्क्वायर। अब ये जो के है ये रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, ये एक कांस्टेंट है या कोफिशिएंट बोल लो आप इसको, कोफिशिएंट तो नहीं सॉरी, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, समझ में आ रही है बात सबको? ये कांस्टेंट नंबर है, दिस इज नॉट रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना? तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए हम अलग अलग वैल्यू पुट कर देते हैं के की और डायरेक्ट आंसर आ जाता है आईसी का। जैसे रिंग के लिए 1 ले लो, डिस्क के लिए 1/2 ले लो, होलोस्फेयर के लिए 2/3 ले लो, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 ले लो, सीधे यहाँ पुट करो आईसी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये याद करने का तरीका है और कुछ नहीं है। आगे चले, यस सर। सवाल आप इसको कर लीजिएगा होमवर्क में, मैं इसको करने का तरीका बता देता हूँ। एक बार सवाल पढ़ लो, मैं जल्दी से बता देता हूँ कैसे होगा ये, फिर आगे बढ़ते हैं। पर सवाल एटलीस्ट पढ़ लो ताकि सॉल्यूशन समझ में आ जाए। जब पढ़ लो तो बता देना कि पढ़ लिया है सर। कर लिया सर। पढ़ लिया? आपको रियलाइज Yes. होना चाहिए इस सवाल में कि एक जो स्टिक है, जो रॉड है या स्टिक है जो भी है, इसको वर्टिकली रखा था ऑन विद वन एंड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, यानी फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा था, बट तुमने इसको ग्रेजुअली नीचे ड्रॉप किया है, जेंटली अलाउड टू फॉल ऑन द फ्लोर, अज्यूमिंग दैट द एंड एट द फ्लोर डज नॉट स्लिप। फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड व्हेन इट हिट्स द फ्लोर। तो आपको इसमें क्या क्या चीज समझ में आनी चाहिए? एक तो ये कि ये जो पॉइंट है ना, ये स्लिप नहीं कर रहा, नो स्लिपिंग। अगर ये स्लिप नहीं कर रहा तो ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा से घूमेगी और यहां गिर जाएगी, बोलो हाँ या ना? तो ये यस सर। डिस्प्लेस हुआ है क्या? नॉट डिस्प्लेड। अरे डिस्प्लेस हुआ है क्या? ये नहीं हुआ है डिस्प्लेस, है ना? यहाँ पे, यहाँ का यही कि तुमने बहुत धीरे गिराया है इसको, इतना धीरे के फ्रिक्शन हो के भी नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? आप एनर्जी कंजर्वेशन यूज करोगे टू फाइंड कि भाई एंगुलर स्पीड कितनी थी। क्या यूज करोगे? एनर्जी कंजर्वेशन। तो हाउ कैन यू यूज? जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ होगा, सिंस ये वर्टिकल पोजीशन में थी तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी, L/2 डिस्टेंस पे था ना इसका सेंटर ऑफ मास, दे रखा है सवाल में ना, वैसे भी आपको समझ में आना चाहिए, नहीं भी दे रखा हो तो L/2 डिस्टेंस पे था सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास L/2 डिस्टेंस नीचे आ चुका है, तो लॉस हुआ है कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी में, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. ओरिएंटेशन में चेंज आया है, और जितना लॉस हुआ है उतना ही गेन हुआ है काइनेटिक एनर्जी में। हम मान रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है इस वजह से।
ठीक है, तो इसको यूज करते हुए हम आंसर निकाल सकते हैं। कितना लॉस कितना हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में, L/2 डिस्टेंस नीचे आ गया है इसका सेंटर ऑफ मास, बोलो हाँ या ना। तो यस सर। mgh फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये mg/L/2 हो जाएगा। क्या ये समझ में आया सबको? यस सर। सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया है, L/2 डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में लॉस, mg इंटू L/2। गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, ओमेगा से रोटेट कर रही है, अगर ओमेगा से रोटेट करेगी, बोल रहा है ना वो रोटेट कर रही है, अरे एंगुलर स्पीड ही तो पूछ रहा है तुमसे, ओमेगा ही तो पूछ, तो जो ओमेगा से घूमी है ये, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आई होगी इस बॉडी में, तो कितनी आई होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, mg इंटू L/2 इक्वल्स टू, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रॉड के केस में एज के अबाउट घूमने पे ml² / 3 होती है, याद आ रहा है? अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये समझ में आया सबको? यस सर। को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा √3g/L, अंडर रूट, ये m से m तो कट जाएगा, √3g/L, दैट इज योर आंसर ऑफ ओमेगा, है ना। यहाँ पे आपको अगर वैल्यू दे रखी है ओमेगा की, या एल की वैल्यू दे रखी है सॉरी, तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, एल की वैल्यू 1 मीटर है तो आ जाएगा √30 रेडियन पर सेकेंड, कितना आ जाएगा, √30 रेडियन पर सेकेंड, ऐसे लिखते हैं ओमेगा, बोलो हाँ या ना, बोलो भाई जल्दी। यस यस सर। सर। अब इसमें एक सवाल आप पूछ सकते थे कि सर अगर ये फ्लोर जो है वो रफ फ्लोर है, पूछना चाहिए था, आप में से किसी ने पूछा नहीं, तो आपने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कैसे कर दी, पूछा आप में से किसी ने ये, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कैसे हो गई अगर रफ फ्लोर है तो? तुमको मुझे लग रहा है सवाल ही समझ में नहीं आया है, क्या बोला मैंने, कोई बता सकता है आप में से? सर जेंटली अलाउ किया फॉल करने। हाँ, हमने जेंटली अलाउ किया है फॉल करना, राइट। तो अगर आप जेंटली अलाउ कर रहे हो फॉल करने पे, तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए बेटा कि आपका फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, केवल ये रीजन नहीं हो सकता कि आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर पाओ। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कब रहती है, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एग्जिस्ट भले ही कर रहे हो, पर उनकी वजह से वर्क डन जीरो हो। क्या बोला मैंने, वर्क डन जीरो। वर्क डन जीरो हो। तो अगर आप ध्यान से समझो, तो जब ये रॉड गिर रही होगी, ये नीचे फॉल कर रही होगी, तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा, इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, लेट्स से इस डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शन, जब तक ये फ्रिक्शन कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कॉज नहीं करता, वर्क कहां से होगा, तो ये पॉइंट डिस्प्लेस हो रहा है क्या पीछे, ये डिस्प्लेस हुआ क्या, नहीं हुआ, नो डिस्प्लेसमेंट, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो कितना हो गया, जीरो। जीरो। अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो है तो हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्व कर सकते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. ये चीज भी ध्यान रखेंगे आगे, ये ऐसी चीजें जो हैं वो काफी डिफरेंस क्रिएट कर देती है सवाल में। चलो आगे चलते हैं। एंगुलर मोमेंटम, अब ये तो मुझे नहीं लग रहा मुझे डिस्कस करने की जरूरत है, तुमने पढ़ा हुआ है पहले। एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, है ना। बस इसमें याद रखना कि MVR या MVD जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जैसे कि अगर आपको कोई पार्टिकल है, वो अगर अलोंग दिस एक्सिस मूव कर रहा है, कोई m पार्टिकल है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कोई जिस भी पॉइंट के अबाउट तुमको एंगुलर मोमेंटम लिखना है, जैसे p पॉइंट के अबाउट लिखना है एंगुलर मोमेंटम, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है आपको। ये जो m मास का पार्टिकल है, जिस एक्सिस से ये पास कर रहा है, उस एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है आपको, और वो जो डिस्टेंस होगी ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, उससे मल्टीप्लाई करना है इसके मोमेंटम को, mv को। क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes. यस यहाँ सर। पे डेरिवेशन भी लिखा हुआ है, ये डेरिवेशन है उसका। सिंस एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p, ये होता है r क्रॉस p, ठीक है, इसलिए mvd बन रहा है। इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा समझ में, बट याद रखना कि d डिस्टेंस क्या है, जो अभी बताया उस चीज को याद रखना, ठीक है। दिस विल हेल्प यू अलॉट। अगर कोई रिजिड बॉडी है तो दो तरीके से परफॉर्म कर सकती हो, या तो उसमें प्योर रोटेशन हो रहा होगा, या फिर रोटेशन और ट्रांसलेशन हो रहा होगा, जो कि हमने भी डिस्कस भी किया कि या तो
किसी पॉइंट पे तुमने हिंज कर दी तो वो केवल घूम ही रही है, तो उस केस में आपका पी पॉइंट के अबाउट आई ओमेगा हो जाता है एंगुलर मोमेंटम। और अगर वो घूम रही है और साथ में चल भी रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा तो होगा, बट उसके अलावा आर क्रॉस पी भी होगा, क्योंकि उसमें लीनियर मोमेंटम भी कंट्रीब्यूट करेगा एंगुलर मोमेंटम में। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. ये दो फॉर्मूले याद रखना, बाकी आपका इस पे जो भी सवाल आएगा यू विल बी एबल टू डू। ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उस पर सवाल कैसे बनते हैं। अब सिंस टॉर्क आप डिफाइन कर सकते हो डीएल बाई डी टी, एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज, यही होता है टॉर्क। टाउ इज डीएल बाई डी टी, है ना। दिस इज अ फॉर्मूला विच यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। अगर आपने एक्सटर्नल टॉर्क जीरो कर दिया, एक्सटर्नल जो टॉर्क लग रहा था आपकी बॉडी पे वो है आपने जीरो कर दिया, जैसे एक्सटर्नल फोर्स जीरो करते थे तो मोमेंटम कंजर्व करते थे, याद आ रहा है? अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर देते थे ना कि मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है। इवन कोलिजन के केस में मैंने बोला था ना मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो तब तक ही रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ये बात याद रखना कोलिजन्स के केस में भी। तो यहाँ पे अगर आपने एक्सटर्नल टॉर्क जीरो कर दिया तो इसका मतलब है कि आप एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। अगर जीरो नहीं है तो फिर आपको इस इक्वेशन का यूज करते हुए टाउ डी टी इक्वल टू डी एल इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी टी इक्वल टू डेल्टा एल आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा। और एंगुलर मोमेंटम का चेंज जो होता है उसको बोलते हैं एंगुलर इम्पल्स। जैसे चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स होती थी, वैसे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को क्या बोलेंगे? एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं मैंने जो कि आपको हेल्प करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने में, इसको पढ़ लेना। इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो मैं डिस्कस करूं, या आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कोलिजन के भी कि कैसे यूज किया जा सकता है मोमेंटम कंजर्वेशन को इन केस ऑफ कोलिजन्स, तो ये भी आप पढ़ लेना। ये पढ़ोगे आपको ये भी समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, ऐसा ये कि भाई अगर आपने एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा रखा तो आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, ठीक है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखो, फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखो, आपके जो भी एग्जांपल है उसका, और उसको इक्वेट कर दो। साथ ही के साथ आप ई को भी यूज कर सकते हो इसमें, है ना, V1 और ओमेगा निकालने के लिए। तो ई पता है सबको, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ा था अभी कल वाली क्लास में। Yes. कोलिजन्स के केस में आप इसको भी यूज कर सकते हो, निकालना आपको ऑलरेडी आ गया है, सेपरेशन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय अप्रोच वेलोसिटी। एग्जांपल्स पढ़ना, आ जाएगा समझ में। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने दे रखे होमवर्क में, अभी टाइम काफी हो चुका है तो टाइम इतना है नहीं। मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार ये सारे सवाल सॉल्व करो। इनमें से अगर आपको किसी में डाउट आता है आप मुझे बताओ, अगली क्लास में वी कैन टेक दिस क्वेश्चंस। हाँ, कल वेंसडे है तो कल तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट अगर आप मुझे डाउट के रूप में पूछोगे ना तो ही मैं थर्सडे वाली क्लास में डिस्कस करूंगा। अदरवाइज आई विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक कंप्लीटली। अगर तुम में से कोई बच्चा डाउट पूछता है तो मैं इसको क्लास में डिस्कस करने के लिए तैयार हूं, ठीक है, क्योंकि ये इनमें से एक दो क्वेश्चंस में सॉल्व करा सकता हूं। इज दिस क्लियर बच्चों? आज Yes, sir. तो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, जितना आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नहीं होते कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट लेट मी नो, आई विल टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास। अच्छा, एक और बात जाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं जो दिल्ली वाले बच्चे हैं वो रुक सकते हैं, बाकी दिस इज नॉट फॉर अदर स्टूडेंट्स। कल वाला टेस्ट दो, डिस्कशन में बात करते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट फॉर द स्टूडेंट जो दिल्ली के बाहर रहते हैं, जो दिल्ली वाले बच्चे हैं उनके लिए ये बात, ठीक है। तो ऐसी कोई अलग बात नहीं है, मैं बस ये बता रहा था आपको कि कल आपका ऑफलाइन टेस्ट है शायद, Yes, sir. ठीक है। यस।